आपके जीवन से कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनानी चाहिए। मेरे जीवन से ज्यादा मूल्यवान कभी ना कुछ था न कभी हो। क्या बाकी मनुष्य की कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? जो आपकी सोच है, क्या ये किसी फिलॉसफी से आती है? कुछ भारी भरकम शब्द है सर इस हिंदुस्तान की जो कानों में गूंजते हैं, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। अब जो आत्मा का ज्ञान क्या वाकई लिया जा सकता है या सिर्फ स्वयं के ज्ञान की बात है? धर्म एक धंधा है, वो बड़ा गंदा है। अच्छा सर, जो भारत में शादी की पूरी एक कार्य श्रृंखला है, आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैरिड लगातार तलाक हो रहा है। आपने कहा मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जो दुनिया में अभी किसी के हाथ नहीं है। ज्योतिष से गणना है सर, कैसे गणना के तौर पर मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। आप आजादी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आजाद हो गया। ये इंडिविजुअल सिर्फ आपको अनुभव होता है, आपको लगता है कि आप सब तक आजादी पहुंचा पाएंगे? देखो मैं आपको बताऊं मैं कैसा इंसान हूँ। फेल कभी नहीं हुए। हाँ, ये पुरखों का आशीर्वाद है, फेल कभी नहीं हुए। दृष्टिकोण देना चाहेंगे युवाओं को? मतलब वैसे आप कुछ देते नहीं है, वो मैं इतने अनुभव से समझ गया, आप देंगे किसी को नहीं। तो वैसे कितने अंगूर अब तक आप खा चुके हैं? मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। सिर्फ इतना करो एहसान, मुझे दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सखा वेलनेस में। हमारे साथ में सखा परिवार के डायरेक्टर जो संचालित करते हैं संस्था को मौजूद हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सर छाए हुए हैं आजकल इंटरनेट पे, बड़ी कंट्रोवर्सी आप कह देते हैं कई बार ऐसी जो लोगों को चुभ जाती है। आपको नहीं लगता कि एक आध्यात्मिक तौर पर आपको थोड़ा सा और विनम्र होना चाहिए? मैं आध्यात्मिक हूँ, इसमें विनम्रता का क्या लेना देना? आध्यात्मिकता का विनम्रता से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्तियों ने जितने युद्ध किए हैं उतने तो और किसी ने किए ही नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन करते चलें सर। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अध्यात्म का मतलब होता है मेरा अध्याय। ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका स्वभाव है। आप जर्नलिस्ट हैं जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका आंसर मैं क्या दूंगा ये तो मेरे ऊपर है। ठीक है। फिर तीसरा है सुनने वाले। ठीक है। सुनने वाले अपने ढंग से सुनेंगे, कुछ उसमें अच्छा देखेंगे, कुछ बुरा देखेंगे। तो सभी आध्यात्मिक नहीं, जैसे आपने कहा सुनने वाले तो सुनेंगे जब पॉडकास्ट रिलीज होगा सर। लेकिन जैसे अभी हम और आप बैठे हैं, तो जब मैं आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूँ तो उत्तर आप अपनी इंटेलिजेंस से दे रहे हैं ना? बिल्कुल। एक नॉलेज है ना आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल। या कोई इसमें कुछ अलौकिक है या परमार्थिक है? ना 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 ना, कोई अलौकिक नहीं। हाँ, अध्यात्म का सीधा सा अर्थ है ठीक है। मेरा अध्याय। मेरा अध्याय। मेरा अध्याय, मेरा अध्याय जो मेरे अंदर है, जो मेरे स्वभाव में छुपा हुआ है, आपके स्वभाव, और मैं उस स्वभाव को जीता हूं, ये मेरी धार्मिकता है। ठीक है। अब उस स्वभाव में क्रोध भी हो सकता है, तो किसी बात को लेकर मैं क्रोध कर सकता हूं, किसी बात को लेकर मैं प्रेम कर सकता हूं। ठीक है। अलग अलग तरीके से मेरे वक्तव्य होते हैं। अब उस वक्तव्य को कौन कैसे लेता है ये सबके ऊपर अच्छा, है। जब आप कह रहे हैं कि मैं क्रोध भी कर सकता हूं, तो आम जो अवधारणा है मनुष्य की, तो आप में और आध्यात्मिक लोगों में कोई अंतर नहीं? बिल्कुल अंतर नहीं। हाँ। तथाकथित देखो जी, मुझ में और आध्यात्मिक लोगों में फिर वही बात आ गई। मैंने कहा कि सब आध्यात्मिक हैं ठीक है। अगर वो अपने अध्याय को जीते हों, लेकिन लोग अपने अध्याय को जीते नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक नहीं है। अपने अध्याय को अध्याय का मतलब ये है कि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। वो नहीं करते। हाँ, वो ज्यादातर अगर आप देखें तो पूरी मनुष्यता में लोग वो कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है, ना कि वो जो वो करना चाहते हैं। वो तो नहीं एक कर रहे। पूरे सिखाया हुआ पैटर्न है। ठीक है। और मैं उस पैटर्न से बाहर आ चुका हूं, इसलिए लोगों को थोड़ा सा आकर्षित भी करता हूं या लोगों को थोड़ा हरता भी हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जेल में सब कैदी हैं और एक बाहर आ गया, तो किसी लोगों को वो आजाद देख के खुशी भी हो सकती है कि चलो एक तो आजाद हुआ, ठीक है। और किन्हीं लोगों को गुस्सा हो सकती है कि हम तो हो नहीं पा रहे, ये देखो हो गया। तो यही दो तरीके के रिएक्शंस हैं मेरे। तो आपको नहीं लगता सर, जैसे आप आजादी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आजाद हो गया, ये इंडिविजुअल सिर्फ आपको अनुभव होता है, आपको लगता है कि आप सब तक आजादी पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ये एक चुनौती हो जाती है। देखो पहली बात तो यह है कि मैं किसी को आजादी पहुंचा सकूं ऐसा मैं बहुत ख्याल नहीं करता। कारण यह है क्योंकि ये बहुत मूर्ता वाली बातें हैं जो मैं कभी को करके देख चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे करके देखी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत लोगों के लिए काम की हो जाएगी। जो लोग पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए भी कुछ अनुभव आएगा कि आखिर ये व्यक्ति ऐसी बात क्यों करता है, इसे इतनी बार हम बदलते क्यों देखते हैं। ठीक है।
मेरे एक गुरु जी हुआ करते थे। तो जब मैं यंग एज में था, जब मैं सन्यासी हुआ या अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुआ शुरुआती दौर में, तो निश्चित ही मैं भी एक समाज से आया था, तो मेरे पास भी बहुत से सवालात थे, जैसे आज आपके पास सवालात हैं। तो मैं अपने उनसे, जो गुरु जी हमारे थे स्वामी योगेंद्र भारती, मैं उनसे बहुत तर्क वितर्क करता था। हमारे उनके तर्कों का बहुत खेल था। तो तर्कों के बहुत खेल में ऐसा होता था कि कई बार हम लोग किसी विषय को लेके बहुत तर्क करते थे, और फिर ऐसा होता था कि या कभी कभी वो मेरे तर्क को गिरा देते थे। भाई तर्क तभी होगा जब आपकी कोई मान्यता होगी, कोई आपकी सोच होगी, तो आपकी सोच पे ही आप लड़ेंगे। कोई कहेगा मैं अच्छा हूं, दूसरा कहेगा मैं अच्छा हूं, दोनों के एक तर्क होगा। लेकिन समझदारी ये होती थी हम दोनों के बीच कि यदि वो हमारे तर्क को गिरा देते थे तो मैं अपने तर्क को गिरा देता था, और फिर उनके तर्क को उस जगह रख लेता था कि वो श्रेष्ठ तर्क है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझा रहा हूं, जैसे कोई बोले कि अंडा खाना बुरा है, जैसे एक समय मैंने कहा अंडा खाना बुरा है, ठीक है, तो मैं अंडा नहीं खाता था, तो उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया कि अंडा खाना अच्छा है ना, और उसके तर्क दिए, लॉजिक दिए कि इसमें देखो आलू से अच्छा इसमें मिल जाता है विटामिन और ये सब चीजें। तो मैंने कहा यार दिस इज गुड, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर आगे चल के थोड़े समय बाद ऐसा हुआ किसी ने इससे भी अच्छा तर्क दिया, तो मैंने कहा यार छोड़ देते हैं। फिर किसी ने इससे भी अच्छा तर्क दे दिया कि फिर खा लो, तो मैं फिर खा सकता हूं, ठीक है। तो मेरा क्या है, मैं श्रेष्ठतम तर्क को जो होते हैं वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके नियम बना लेता हूं, तब तक जब तक दूसरा कोई उस तर्क को गिरा ना दे, या मैं स्वयं अपने अनुभव में ये पाना लूं कि ये तर्क बेकार है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जो होता है वो कई बार दूसरों की शिक्षा का माध्यम बन जाता है? हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। क्या आपके जीवन से कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनानी चाहिए? या आप बड़ा संस्थान चलाते हैं, मैं यहाँ कल से हूँ और देख रहा हूँ लगातार एक्टिविटीज जो भी हो रही है, तो क्या वाकई क्या है ऐसा जो आप पूरे देश को देना चाहेंगे, पूरी दुनिया को देना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं देना चाहता। मैं देखो, मैं सुनो मेरी बात जी, यही मेरे जीवन से ज्यादा मूल्यवान कभी ना कुछ था ना कभी होगा, ठीक है, मेरे जीवन से ज्यादा। लेकिन ये परमात्मा का दिया जीवन मैं छुपाता कभी नहीं हूं। जो भी मेरा जीवन है मैंने मनुष्यों से कभी नहीं छुपाया। अब मेरे जीवन से सीखने के लिए लोग स्वतंत्र हैं कि वो इससे क्या सीखते हैं। हो सकता है लोग मेरे जीवन से सीखें कि हमें इसकी तरह होना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि लोग मेरे जीवन से ये सीखें कि हमें इसकी तरह बिल्कुल नहीं होना। ये दोनों की अपनी सीख होगी। जी जी जी, मुझे कह लेने दीजिए। दोनों की अपनी सीख होगी और वो सीख उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैंने उनके सिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि यदि मैंने कुछ सिखाने के लिए करना है तो इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं थोप देना चाहता हूं। ये एक फिलॉसफी है, या फिलॉसफी नहीं है। रियलिटी ये है कि जब परमात्मा ने 2 अंगूठे एक जैसे नहीं बनाए, तो मैं कौन होता हूं कि कोई एक विचार को सब पे थोपूं। मैं इसीलिए मैं अपने जीवन के कलर्स दिखा रहा हूं कि मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, आप अपने जीवन को जिए। मनुष्यता का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए कि तू अपने तरीके से जिए, मैं अपने तरीके से जिए। देखो, राष्ट्र की सीमाएं हो सकती हैं, ठीक है, राष्ट्र के नियम कानून हो सकते हैं, लेकिन धर्म राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं, ठीक, वो राष्ट्र की सीमाएं तोड़ता है, ठीक है। तो हम सीमाएं बना ले धर्म की भी तो गड़बड़ हो जाती है। धर्म किसी जो है उसमें सीमा में बंधा हुआ नहीं है, और धर्म का अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म का मतलब होता है स्वभाव नियम, ठीक है। धर्म का मतलब स्वभाव नियम, हाँ, मतलब नियम धर्म का मतलब है, और नियम वो जो आपके स्वभाव में है, वो बाहर वाले नियम नहीं है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नियमों का पालन नहीं करते, कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें पाई जाएगी। भिन्नता प्राकृतिक भिन्नता है, प्राकृतिक भिन्नता है। तो इसके तहत जब मैं ये जानता हूं कि प्राकृतिक भिन्नता है, तो मैं पूरी दुनिया को कोई सबक दूं और सिखाऊं कि ऐसे हो जाओ, ये मैं नहीं करता। अब सवाल यहां उठते हैं ना सर, जब क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे आप देखते हैं, एक इंसान का जीवन जिस दृष्टि से जीता है, और पूरी पृथ्वी का हमने हाहाकार मचा रखा है सर। आप देख रहे हैं हमारा खान पान गड़बड़ है, हमारा पॉल्यूशन आप देखिए, तो वो हमारे आपके जीवन पर ही तो आधारित है ना। जैसा हम जीवन जीते हैं वैसा हमारा वातावरण हो जाता है। आप हमारे आपकी जब बात करें तो मत करें, आप ये कहें हमारे जीवन पे, और जो समाज के और लोग हैं उनके जीवन पे ये है। आप मुझे उसमें शामिल ना करें, ठीक है। मैं उससे थोड़ा सा बाहर आ चुका हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मैं बाहर आ चुका हूँ। आप मेरे आए हुए,
आपने मेरी छोटी सी दुनिया देखी, बहुत शानदार है। क्या ये दुनिया छोटी सी बाहर की दुनिया की तरह दिखी है आपको या भिन्न दिखी? बिल्कुल बेहतर है। बस बात खत्म हो जाती है। देखो हम्म, मैं सिर्फ उतनी ही दुनिया पे अपना अधिकार रखता हूं जितने मेरे कंट्रोल में है, जितनी मेरी सीमा है। जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, यदि वो प्रश्न करते हैं तो मैं उन्हें बताने के लिए स्वतंत्र हूं कि इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, अपनी समझ के हिसाब से मैं बेहतर बताऊंगा। जिस सीमा की आप बात कर रहे हैं, क्या बाकी मनुष्य की कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं सीमा निर्धारित नहीं होती, निर्धारित नहीं होती है, बिल्कुल निर्धारित नहीं होती। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो सीढ़ी है ना, स्टेप बाय स्टेप। भाई वो मुझसे कुछ छोटा होगा तभी तो क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं उसे आंसर दूंगा। अब उसे मानना ना मानना उसका काम है कि वो सीढ़ी पे आएगा कि नहीं आएगा, कि वहीं खड़ा रहेगा, ये उसके मानने के ऊपर है। मैं आंसर देने में स्वतंत्र हूं, मानने में स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी की गर्दन तो नहीं दबाई जा सकती। आप असल में ये धारणा ही गलत है कि धार्मिक व्यक्ति का मतलब है वो दुनिया सुधार के ही रहेगा। वो मूर्ख है जो कह रहा है कि मैं दुनिया सुधार के रहूंगा। कोई सुधार नहीं पाया आज तक। इस दुनिया को हम अधिकतम सुधारने के प्रयास में बिगाड़ तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते हम। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप उतना ही बड़ा बर्तन उठा सकते हैं जितना आपके हाथ में आ जाए। ये दुनिया मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्यों सुधारने की बात करूं? जितनी है मैं उतनी सुधारा। मेरे पास 17-18 बीघे की जगह है, इसमें मेरी दुनिया है, उसमें मैं घास लगवाऊं कि टमाटर लगवाऊं, वो मेरे। अच्छा, मैं आपको बहुत अध्ययन करता रहा सर, पढ़ता भी हूं। जो आपकी सोच है, क्या ये किसी फिलॉसफी से आती है? नहीं भैया, ये आपके अंदर से क्या है? क्या ये मतलब कोई व्यक्ति अगर माने बैठा हो, किसी ने कह दिया मैं अपना दायरा बनाना चाहता हूं, मैं अपनी सीमाओं में रहना चाहता हूं, या मैं अपनी चीजों को सुधार में लगा हूं, तो सर देखिए ये सवाल भी उठता है कि ये थिंकिंग कहां से जन्मती है, या आप अपने स्वभाव से जी? बात सुनो, मैंने बार बार कहा कि कहीं से नहीं जन्मती। मैं किसी की विचारधारा को पालन नहीं करता। ठीक है, मैं अपने तहत। देखो एक बच्चा है, ठीक, अब तुम बच्चा से कह रहे हो कि तुम माँ का दूध पी रहे हो, ये किस किताब में पढ़ के आए हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर बोले कि ये किसने तुम्हें बताया कि अब छोड़ दो? वो भैंस का दूध पी रहा है तो वो किसी किताब में नहीं, माँ का पी रहा होगा, वहां तक तो सीमित है सर। मैं फिर कह रहा हूं, वहां पे दूसरा शामिल हो जाता है। भैंस की और वो बात मत करो। पहले तो अगर तर्कों को निष्कर्ष तक ले जाते हो तब तो तुम एक पत्रकार हो। ठीक है सर, मैं और तुम सिर्फ कुतर्क करते हो तो पत्रकार तो बिल्कुल नहीं। चलिए मैं कह रहा हूँ आपसे मैं चर्चा करने को मैं आपके अनुभव से कुछ बेहतर सीख पाऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ, पत्रकार बने, आप एक प्रश्न करें, उसके एक निष्कर्ष तक जाने दें, देन आफ्टर एक दूसरा प्रश्न करेंगे, उसका भी उत्तर दे दूंगा। अब आप एक प्रश्न को ले जाते हैं और वहां की कहानी जहां तक पहुंचने उससे पहले आप दूसरा प्रश्न छेड़ते हैं। ठीक है, इसे आपका अपमान है, मेरा नहीं अपमान है, पब्लिक देख रही है। देखिए सर, अपमान सम्मान से मैं भी परे हूँ, इसीलिए पत्रकार होने के नाते इन दोनों चीजों का खंडन करता हूँ। मैं इसीलिए परवाह नहीं करता सर, इसी प्रश्न पूछता हूँ। आप समझे नहीं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, सार्थक। मैंने आपको यहाँ एक निमंत्रण दिया, बिल्कुल। क्यों दिया? क्या मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ? नहीं, क्या मुझे इस पॉडकास्ट से पैसे कमाने हैं? कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं है। तो जब ये मकसद नहीं है तो मकसद क्या है? वो भी क्लियर कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। एक निष्कर्ष तक पहुंचे। पहला मकसद ये है कि हम लोग जिस चर्चा को करने बैठे हैं वो ऐसी चर्चा होनी चाहिए जो कि नवीनता हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें व्यक्ति के अपने अनुभव हो। आप पत्रकार से ज्यादा एक व्यक्ति होकर बात करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक, और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा लोगों को, क्योंकि वो आपके अनुभव हैं। लेकिन आप पत्रकार हो रहे हैं तो आप दूसरों के प्रश्न उठा रहे हैं, और ज्यादातर दूसरों के प्रश्न झूठे हैं। ज्यादातर दूसरों के प्रश्न झूठे हैं। अगर आप उसको समझना चाहें तो ऐसे समझें जैसे कि एक आदमी कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, अभी उसे पता ही नहीं है तुम हिंदू हो कि नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पैदा हो गए जहां वहां तुमसे जो कह दिया गया वो तुम मानने लगे, ठीक है ना? अभी तुम्हारा चुनाव नहीं है ना हिंदू, तो जो भी तुम कह रहे हो, वो जो भी लोगों की बातें सुन के कह रहे हो वो गलत हो जाएंगी। आपके अपने बहुत अनुभव है, आपकी उम्र में देखते हुए आपको बहुत सारी प्रौढ़ता आई होगी, तो वहां से बात करेंगे, है ना? निजी जीवन या नहीं, निजी जीवन की नहीं, निजी अनुभव की। आपने जो देखा है वो बात करिए, आपके ऊपर जो गुजर रही वो बात करिए। आप जैसे मैंने बच्चे वाली बात कही, तो आप भी बच्चे रह चुके हैं। मैं आपको जो तर्क दे रहा हूं वो सारे वो तर्क हैं जो आपके जीवन में गुजरे होंगे, आपके अनुभव से गुजरे होंगे जी। तो एक बच्चे को जिस प्रकार कोई दूध पीना नहीं सिखाता, ना ही वो किसी किताब को पढ़ के आया होता है, मैंने अपने जीवन को एक अबोध बच्चे की तरह ही जिया है।
मुझे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने कर लिया। उसे करके लगा कि ये अच्छा है, मैं उसे बार बार करता रहा। मुझे करके लगा कि ये अच्छा नहीं है, मैं उसे करना छोड़ दिया। अब कोई ये कहे कि तुम ये बार बार कर रहे हो, ये तुमने कौन से धर्मशास्त्र में पढ़ा है? भैया नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा धर्मशास्त्र, जरूरत नहीं है धर्मशास्त्र पढ़ने की। क्योंकि फिर मैं वो तर्क देता हूं जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, जैसे कि जिस दुनिया के व्यक्ति ने पहला धर्मशास्त्र बोला उसने पढ़ा कहां से था? निजी अनुभव से। फिर तो मैं भी निजी अनुभव से पढ़ रहा हूं, बस बात खत्म है। कि मैं अजूबा हूं क्या निजी अनुभव से पढ़ने वाला? दुनिया में पहला व्यक्ति नहीं हूं, बहुत हो चुके हैं जो अपने निजी अनुभव से सीखते हैं। अब ये है कि मेरी दुनिया में थोड़े ज्यादा अनुभव हो रहे हैं, थोड़ी जरूरत से ज्यादा अनुभव मैं कर ले रहा हूं। मैं एक दिन में कई सारी चीजें कर ले रहा हूं, कई सारे विषयों पे पॉडकास्ट कर ले रहा हूं। अच्छा, आपने एक बात कही थी जब हम शूट नहीं कर रहे थे उससे पहले, आपने कहा मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जो दुनिया में अभी किसी के हाथ नहीं है। वो वेलनेस की बात थी। अच्छा, बिल्कुल, वो मेरा एक जो वेलनेस का है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को, वो एक ऐसी चीज हाथ लगी है जिसपे दुनिया भी कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ हम ही लोग काम कर रहे हैं। आप लोग काम, तो वो एक अलग विषय है। ज्योतिष और ये सारा, हाँ, वो ज्योतिष और उस पे जो हम लोग लोगों के इलाज का करते हैं, वो हमारा एक अपना। समाज और सेक्स की अवधारणा को लेकर के सर आपने पॉडकास्ट के लिए डाला था, कई लोगों ने अप्लाई भी किया। आप कैसे देखते हैं समाज और सेक्स माने क्या होता है? मैं प्रश्न आपसे सुन रहा हूँ। देखो, पहली बात यह है कि सेक्स एक निजी घटना है, एक व्यक्ति की घटना है, एक व्यक्ति में घटती। सेक्स समाज में नहीं घटता, सेक्स व्यक्ति में घटता है। ठीक है। और व्यक्तियों का जोड़ है समाज। ठीक है, ठीक। तो समाज में सेक्स की स्वीकृति इस ढंग से होनी चाहिए कि एक व्यक्ति का निज स्वभाव है, जिस प्रकार से भोजन की स्वीकृति होती। भोजन हर व्यक्ति का निज स्वभाव है, उसे जरूरत है, वो खाएगा। ठीक है। लेकिन भोजन खाने वाले बहुत से लोग जुड़ के एक समाज बनाते हैं। भाई समाज क्या है? यही सब लोगों की भीड़ ही तो समाज हो जाती है। ठीक है। तो व्यक्ति सब सेक्स चाहता है और समाज सेक्स का विरोध करता है। ये बड़ा अजीब सी बात हो गई, क्योंकि समाज में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी सेक्स कर रहे हैं, तो सेक्स का स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? जी। तो मेरा मानना तो ये है कि समाज को इतना समझदार होना चाहिए कि वो व्यक्ति के स्वभाव की और उसकी जरूरतों की रक्षा कर सके। भाई जैसे एक समय था कि जंगल में हम सब रहते थे। ठीक है। तो शिकार करते थे, अलग अलग शिकार करते थे। तो शिकार इसलिए करते थे अलग अलग कि हमारी जरूरत थी। उसके बाद क्या हुआ कि लगा कि हम कुनवा बना के रह सकते हैं, तो कुनवे बना के रहने लगे। ठीक है। तो उसमें यह था कि शिकार करने के लिए कुछ लोग चले जाते थे और कुछ लोग चले जाते थे। मेरा एक सवाल सर, हाँ, आप हालांकि बहुत तेजी से बोलते हैं सर, तो कई बार प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। अब वो जो शिकार करने जा रहा है ना सर, वो स्त्री को ही घर में क्यों रखता है? मैं जंगल की बात कर रहा हूँ। एक जंगल की अवधारणा, एक कल्पना है, एक दृश्य है, नहीं, ये जिसमें एक शिकारी है। ये किसने कहा? पुरुष प्रधानता की बात आती है ना सर, पुरुष जाता है शिकार करने, स्त्री रहती है संभोग के लिए घर में। ये फिलॉसफी पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। ये अलग अलग समाज के अपने अपने दर्द हैं। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। मैं फिर कह रहा हूँ, अब हिंदुस्तान में 2-4 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग जो कर रहे हैं, क्या वही नियम बना दें? हम नियम किसको बना रहे हैं? क्या स्त्री की स्वतंत्रता नहीं? आज भी स्त्री कमाने के लिए जाती है और कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो बस कमाने, पहले वो जंगल चली जाती थी शिकार करने के लिए, अब वो कमाने के लिए ऑफिस चली जाती, तो स्वतंत्रता तो है। अब स्त्री ना ले तो इसमें कोई क्या करे? आंकड़े सर सामने हैं, आप जानते हैं। मैरिड, शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद काम पे नहीं लौटती हैं लड़कियां। देखो जी, मेरा मानना है फूलेबाई थी, सावित्री फूले भाई जी, उस समय किसी को भी पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। हाँ, वो पढ़ी पहला विद्यालय बस। आपके समाज ने, आपके कानून ने आपको स्वतंत्रता के नियम दिए हैं। अब अगर आप पालन नहीं करते हैं तो दोषी आप हैं, वो चाहे स्त्री क्यों ना हो। ये समाज द्वारा दिए गए हैं नियम। मैं फिर कह रहा हूं, समाज आप क्यों बीच में ला रहे हैं? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, मैं बहुत समझना चाह रहा हूं सर। आप बिल्कुल समझे। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक कानून नाम की चीज भी है। ठीक है, आज के दौर की बात कर रहे हैं, और वो समाज से बड़ा है। वो समाज से बड़ा है, निश्चित बड़ा है ना। अब उसका पालन कोई ना करे तो इसमें कानून क्या करे? कानून ने तो स्त्री को अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में भी बराबर का अधिकार दिया। ठीक है, चाहे तो स्वतंत्र रह के घूम सकती है, इसका भी अधिकार दिया। चाहे तो वो लिव इन में रह सकती है, इसका भी अधिकार दिया। बिल्कुल है। चाहे तो वो बिना शादी के बच्चा पैदा कर सकती है, इसका भी अधिकार दिया। ठीक है।
अब एक स्त्री नहीं पालन कर रही तो वो जाने उसका कारण है सर। देखिए आपकी मेरी देखिए, जो अगर आप कारण कह रहे हैं, आप कारण बताएंगे कि बहुत से पुरुष हैं जो अपनी महिलाओं को दबा के रखते हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ बेसिक शिक्षा जब बच्चियों को नहीं दी जाती है, एक ग्रामीण परिवेश में पली हुई बच्ची जो समाज को नहीं जानती, दुनिया को नहीं जानती, गांव के ही ढर्रों पर चलती रहती है, तो उसका शादी करा दी जाती है 15 साल, 16 साल, 17 साल। अभी वो जीवन को समझना भी नहीं शुरू कर पाई है, उससे पहले उसके साथ वो सब हो चुका होता है जो समाज चाहता है। तो ठेकेदारों की वकालत तो सर नहीं करेंगे। देखिए, समाज पूरा नहीं चाहता। हाँ, परिवार का एक मेन सदस्य चाहता है। परिवार का एक मेन सदस्य, परिवार का एक मेन सदस्य, हर परिवार में एक मुखिया होता है और ज्यादातर वो होता है जो कमा के लाता है। ठीक, पिता, वो पिता हो, भाई हो, जो भी हो, जो पति हो, बेटा हो, जो कमा के लाता है वो मुखिया हो जाता है। तो वो ये चीज करता है। दो वजह से लोग जो हैं स्त्रियों का दमन करते हैं। पहली है अज्ञानता, दूसरी है भय। दूसरा भय है। अज्ञानता के कारण लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि उन्हें पता नहीं है कि स्त्री को स्वतंत्र रहने के लिए जो है छोड़ा जाए तो कितना अच्छा होता है, ये ठीक है। और कुछ लोग जो है भय के कारण, और भय कैसा है मैं आपको छोटा सा चीज बता देता हूं। देखो, आज की तारीख में हम इतिहास पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान पढ़ रहे हैं, बड़े विद्वान पढ़ रहे हैं। हम उसमें से क्या खोज के ला रहे हैं, आज की पीढ़ी की बात बता देता हूं, विद्वानों की बात बता देता हूं। हम खोज के ला रहे हैं बाबर ने कितने मंदिर तोड़े, हम ये नहीं ला रहे कि उसने कितने मंदिर बनाने के लिए पैसे दिए। हम ये तो लेके आ रहे हैं, एक स्त्री पढ़ती है, राम ने सीता को घर से निकाल दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ती कि राम अपने घर में रह के कंदमूल खाया करते थे, जमीन पे सोया करते थे। ये नहीं पढ़ती। सब यहां मतलब का पढ़ रहे हैं, यहां इतिहास कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, यहां इतिहास में देखो एक सिंपल सी साइकोलॉजी है जैसे, और वो साइकोलॉजी ये है कि हमें अगर वास्तविक आनंद का सामना ना हुआ हो तो हम अपने आप को आनंदित दिखाने के लिए अपने से बड़े दुखी लोगों को ढूंढते रहते हैं। अपने आप को आनंदित दिखाने के लिए ये मनोविज्ञान का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे लोग जाते हैं, उनका कोई व्यक्ति, उनका रिश्तेदार बीमार है तो उसे देखने जाएंगे, अच्छा भैया तुम्हें कैंसर हो गया, तो पड़ोस वाले से पूछते भैया तुम्हें क्या हुआ। बिल्कुल, तो वो कहता है कि हमें तो बस 2 दिन बाद छुट्टी मिलने वाली। अच्छा ठीक, फिर तीसरे से पूछेंगे, जब तक उन्हें बड़ा दुखी नहीं मिल जाएगा तब तक वो पूछेंगे, और बड़ा दुखी मिल जाने के बाद देखो अब वो बेचारा महीने भर से पड़ा हुआ, तुम तो अभी भी आए हो, तो क्या है, ये तसल्लियां हैं। तो इंसान जो वास्तविक आनंद को उपलब्ध होता है वो दूसरे से तुलना बंद कर देता है, तुलना बंद करता है। ठीक है, और जो आनंदित नहीं होता है वो सदैव दुखियों को ढूंढता रहता है, अपने से बड़े दुखी को, कि वो मिल जाए तो मैं अपने को अच्छा से। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसी से वो सोच डेवलप होती है कि एक इंसान किसी भी चीज को पढ़ने में, इतिहास को खगोलने में वहां के केवल गंदगी लाता है। ठीक है, लोग ये लाते हैं कि एक स्त्री को हमने स्वतंत्र किया तो वो दूसरे के साथ भाग गई, ठीक है, चली गई वो, है ना। लेकिन ये भी मिसालें नहीं लाते कि एक स्त्री को स्वतंत्र किया तो उसने जो है हमारे कारोबार को संभाल लिया, हमारे घर को आनंदित कर दिया, वो भी मिसालें हैं। लेकिन उस मिसाल को नहीं लोग लाते, कोई देना नहीं चाहता क्योंकि डरता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अब इसी को मैंने भय कहा, है ना। और अज्ञानता यही है कि शॉर्ट में जो मिला उसी को मान लेना, वो अज्ञानता है। अपने अनुभव से गुजरते ही नहीं, अपने अनुभव से नहीं गुजरते। तो इन दोनों बातों के तहत मैंने ये कहा, तो स्त्री के दमन के पीछे जो कारण है वो ये 2 बातें हैं। और तीसरी, स्त्री भी स्वयं है। मैं स्त्री को निंदा ऐसा नहीं मानता वो दबी कुचली है, अच्छा ये आप नहीं मानता। ये जो अभी ड्रमों में बंद कर दे रही है ये कौन है, ये भी तो स्त्री है ना। ये परिलोक से तो उतरी नहीं है, ड्रमों में काट के बंद कर दे रही। उसने कहा नहीं रहना इसके साथ, बंद करो इसको ड्रम में। ये बात अलग है, अगर मुझे मिलती तो मैं कहता कानूनी माध्यम भी है, ड्रम में क्यों बंद करना, कानूनी माध्यम भी है। हाँ, क्यों ड्रम में बंद। सर मैं आपको जितना अभी मेरी आपसे बात चल रही है, आप 3 डायमेंशन में बात को बड़ा कैरी करके बताते हैं, और ये जादूगरी की कला ओशो में भी थी। अब भाई देखो, अब बहुत हुए हैं, ओशो ही नहीं है, तमाम गुरु हुए।
देखो अब जादू ये वाक्य शैली है या वाकई बोध है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। हाँ। सीधी सी बात यह है कि अध्यात्म का मतलब होता है जिंदगी के आप तीसरे तल पे जी रहे हैं। ठीक है। पहला तल शरीर का तल होता है, ठीक है, ठीक। दूसरा तल मन का होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा के तल पे जीता है। तो जब वो तीन तलों को जी रहा है, तो जब वो किसी भी डायमेंशन में बात करेगा तो वो आराम से उन तीनों डायमेंशन की बात कर सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति तीन डायमेंशन में आराम से बात कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। कोई भी व्यक्ति जो तीनों आयामों को जिएगा वो तीनों आयामों की बात करेगा। भाई मुझे ये भी ख्याल है कि एक पुरुष की या स्त्री की शारीरिक जरूरत क्यों पूरी होनी चाहिए। मुझे ये भी लेना देना है कि उनकी शारीरिक दिक्कतों को जीते हुए समाज में क्या प्रॉब्लम्स आती है, मुझे उसका भी बोध है। बिल्कुल। और साथ साथ मुझे ये भी है कि इसके बीच में आत्मा खिलेगी कि नहीं खिलेगी, तो मुझे तो तीनों का बोध होता है। आत्मा की जब भी हम बात करते हैं तो इस देश में आत्मा शब्द का जितना दुरुपयोग किया गया हाल के सालों में और पिछले वर्षों में, तो कैसे देखते हैं आप? आत्मा माने होता क्या है सर? नहीं देखो, सीधा सा है कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस आप अंग्रेजी से समझे कॉन्शियस। आप यहां बैठ रहे हैं, बोधपूर्वक बैठ रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बोधपूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आत्मावादी बात है, ये कॉन्शियस है। कल ही मैं बात कर रहा था एक बच्चे से, तो मैं उसे कह रहा था, मैंने कहा देखो धर्म में और कानून में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कानून कहता है कि यदि आपसे हत्या हुई, ठीक है, और वो अनजाने में हो गई तो माफ है, ठीक है ना। और लोगों को बड़ी ठीक बात लगती। धर्म इसके विपरीत है। ठीक। धर्म कहता है बेहोशी में किया गया कोई भी कृत्य माफी लायक नहीं। ये जागरूक, होश में किया गया कृत्य माफी लायक है। अगर तुम कहो कि मैं हत्या की और मैं जानता था कि मैं हत्या कर रहा हूं, तो धर्म में माफी है, कानून में सजा है, संसार में माफी नहीं है। संसार में माफी नहीं। तो धर्म जगत के अलग नियम होते हैं और इधर जगत के अलग नियम होते हैं। अब जब भी हम आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि आज ये दृष्टि भी मिली मुझे, हम मिक्स करके देखते हैं, या तो आध्यात्मिक पक्ष में बात हो या फिर सामाजिक मुद्दों पर बात हो। क्या इससे सहमत है सर? मैं अलग अलग करके बात करूं? नहीं देखो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक। जैसे अगर कोई कहे कि दिन और रात अलग होते हैं, तो ये देखने की बात है। असल में दिन ही बढ़ते बढ़ते रात हो जाते हैं, रात ही गहराती दिन हो जाते हैं। तो आप शरीर को आत्मा से पृथक नहीं कर सकते, शरीर को आत्मा से पृथक ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी पृथक होगी इसका कोई वजूद ही नहीं है। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग है सर? देखो फिर समझो, मैं यहाँ कॉन्शियस होने की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्शियस की डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे अलग कहेंगे तो तुम कहोगे अलग क्यों है, अब मैं कह रहा हूं डेंसिटी। ठीक। मैं कह सकता हूं जैसे रैम है, किसी में रैम पड़ी हुई है जो है 10 जीबी की, और किसी में पड़ी हुई है 50 जीबी की। रैम इज रैम। तो आम आत्मा इज आत्मा, अब वो कितने जीबी की है, बस इतना अंतर है। ये सर आप वाकई, ये सवाल जब हम आत्मा को लेकर के करते हैं तो सर भ्रांतियां मिलती हैं कि किसी के शरीर से चिड़िया उड़ के चली जाती है, कोई भूत बनता है। मैं जाऊंगा सर, उधर भी जाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉडकास्ट। देखो भूत और प्रेत के संबंध में मेरी बड़ी स्पष्ट धारणा है जी। भूत का मतलब होता है अतीत। ठीक। तो जो लोग गुजर गए वो भूत हैं, जो गुजर गए वो भूत हैं। ठीक है। और जो गुजर गए उसके बाद भी तंग कर रहे हैं, उनकी यादें तंग कर रही हैं, या वो ऐसी वसीयत करके गए कि तंग कर रहे हैं, या मरने के बाद केस हो गया जेल में जा रहे हैं, वो प्रेत हैं। समाज का ऑब्जर्वेशन आपका। भाई भूत और प्रेत मेरी ये परिभाषा है कि जो गुजर गए हैं वो भूत हैं, और जो गुजर के भी तंग कर रहे हैं वो प्रेत हैं। पुनः एक बार हम महिलाओं पर लौटते हैं सर। आप समझते हैं क्या गंभीरता से, और हमें अभी विचार करने की जरूरत है कि महिलाओं को जिस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं अपने समाज में, जो उनको जिस दर्जे पर रखते हैं, 2 दर्जे का नागरिक तक लोग कह देते हैं, और कहा जाता है, इसकी वकालत होती है बाकायदा कि महिला स्वतंत्र नहीं है, हम बोलेंगे वो पहनेगी, हम जो बोलेंगे वो खाएगी, ठीक है ना, हम बोलेंगे उतने बच्चे पैदा करेगी, और ये बड़ा चलता है हिंदुस्तान में तो सब। तो कैसे देखते हैं, क्या स्वतंत्रता की बात है या बोध की बात है या आत्मा की बात है? वो किस तबके पे जाकर के कहे कि मैं यहाँ स्वतंत्र। देखो गुलाम व्यक्ति से ये उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफी होगी कि वो दूसरे को स्वतंत्रता देगा। जो खुद गुलाम है वो किसी ना किसी को गुलाम बनाएगा। क्या बात। सिंपल सी चीज है, एक आदमी ऑफिस जाता है, ठीक है, बॉस से डांट खाता है, कुछ कह नहीं पाता है, घर में आके बीवी को डांटता है, बीवी उससे कुछ कह नहीं पाती है, बच्ची को थप्पड़ मारती है, बच्ची माँ से कुछ कह नहीं पाती है, वो अपनी गुड़िया की गर्दन में रोड़ देती है,
ये दमन की एक श्रृंखला है। आप बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है, हम उस पर बात करें। मुझे तो पुरुष दिखाओ कौन से स्वतंत्र। क्योंकि मैं जब ये बात कर रहा हूं सर, मैं बता दूं, क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता में ही कई बार पुरुषों की स्वतंत्रता भी छिपी होती है। ऐसे भी लोग, ऐसे लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में जितनी स्वतंत्र स्त्रियां रही हैं उतनी स्वतंत्र पुरुष भी रहे। ठीक है ना? स्त्री और पुरुष पे नहीं, हमने अगर हम मानवता के तल पे बात करें, इंसानियत के तल पे बात करें, तो फिर इसकी बात हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, जब तक कोई खुद स्वतंत्र नहीं है, उससे स्वतंत्रता की मांग बेमानी है। खुद स्वतंत्रता का आपके नजरिए में मायना क्या होगा सर? स्वतंत्र माने कौन? देखो, स्वतंत्रता का एक ही अर्थ है, जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और अपने निर्णयों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठाता है, वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। स्वतंत्र की यही पहचान है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेगा। जैसे मैंने जो किया, अच्छा किया बुरा किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी रिजल्ट आएंगे मैं ही जिम्मेदार हूं। और मैं जो भी निर्णय लूंगा, भले ही वो लोग मुझसे कुछ समझाते हो, लेकिन वो लूंगा फाइनली मैं अपने विवेक से। अपने विवेक से मैं निर्णय लेता हूं। जो भी व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेके कार्य करता है वो स्वतंत्र है, उतने दायरे में जितने में है। अब कोई व्यक्ति 10 में 10 फैसले अपने आप करे, जिंदगी में वो 100 फैसले ले, 100 अपने आप करे, वो परम स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति 100 में से 90 फैसले खुद करता हो, वो थोड़ा छोटा स्वतंत्र है ना? तो ये स्वतंत्रता का पैमाना है कि आप कितने स्वतंत्र हैं। स्वयं से फैसला लेना, बिल्कुल। और जिम्मेदारी भी उठाना, उसकी स्वीकार करना, उसको जोखिम भी है, बिल्कुल। जान का जोखिम भी है, जान का जोखिम, हर चीज का जोखिम। भाई कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तेरा रथ चलाऊंगा। ठीक। तो कृष्ण को पता नहीं है कि अर्जुन तक रथ पे तीर बाद में पहुंचेगा, पहले खुद ही पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र हैं, अपने फैसला ले रहे हैं। और देखो, कोई लेना देना नहीं था, ना तो उनका राज्य था, ना तो उन्हें राज्य मिलना था, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उनका फर्ज था कि वो धर्म के युद्ध में धर्म का साथ दे, एक ऐसी विचारधारा को साथ दे जो कि कुछ नया करे, नवीन करे। उन्होंने वो साथ दिया, और उस साथ देने का परिणाम ये हुआ कि फाइनली उनको जो गांधारी थी, उन्होंने श्राप भी दिया। ठीक है। और वो उन्होंने स्वीकार किया। ठीक। कि माते कोई बात नहीं, स्वीकार। तो आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति होता है ऐसा ही स्वीकार कर लेता है। ऐसा ही तो स्वीकार करने वाला आध्यात्मिक होता है, बाकी तो कोई आध्यात्मिक ही नहीं। दुख सुख सब स्वीकार है। बड़े मजे की चीज है सुख और दुख को। जब मैं कह रहा हूं कि दिन और रात को हम अलग नहीं कर सकते, तो सुख और दुख को भी हम अलग क्यों कर देते हैं? सुख और दुख को भी अलग ना कर सके, वो आनंद है। देखो, जिस चीज का विलोम होता है ना, दिन रात सुख दुख, जिन शब्दों का विलोम है जी, अगर उसमें आप किसी एक पक्ष में हो, तो दूसरे पक्ष को जाने में आप दुखी हो जाओगे। ठीक है पक्ष। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके विलोम नहीं होते, जैसे आनंद। आनंद का कोई विलोम नहीं होता। सामान्यतः लोग कह देंगे विषाद। ठीक है। वो विषाद में, मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं वो विषाद से दुखी नहीं होता, वो आनंदित ही है, उसमें विषाद भी शामिल है। मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं, मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं वो है जिसमें प्रेम में प्रेमिका के साथ नाच के भी आनंद लिया जा सकता है, और प्रेमिका के विरह में आंसू बहा के भी आनंदित हुआ जा सकता है। ये बात अगर सीखनी है तो राधा से सीखो। राधा कृष्ण के साथ भी आनंदित है, और कृष्ण के बिना आनंदित है, और कृष्ण के मर जाने पे भी आनंदित है। तो ये बात आप आनंद में है। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो आप हर रूप में देखेंगे। मुझे आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं, जो कि सब पड़े हैं, आप उसमें मुझे रोता हुआ भी कहीं देख सकते हैं, मुझे क्रोध में भी देख सकते हैं, मुझे मेरे ही कार्य को जिसको करने के लिए मैंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया, वक्त आया तो मैंने उसका आपको छोड़ भी दिया, वो भी करते देख सकते हैं। तो मुझे तो आप सब रूपों में देख सकते हैं, और मैं हर रूप के साथ आनंद ले रहा हूँ। लेकिन वो जब तस्वीर उतारी जा रही है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तेरी मेरी एक कहानी, हाँ, वो मुझे बड़ा दृश्य, तो मतलब आप कनेक्ट हो पाते हैं यार। मैं कनेक्ट हूँ, वो तस्वीर आज भी मेरे कमरे में है। देखो, बात ऐसा है कि तेरी मेरी एक कहानी, बिल्कुल यही कहानी।
सबकी यही कहानी है। देखो, बिल्कुल यही कहानी है। जो भी आदमी उस तल पे लोगों को जगाने के लिए कार्य करेगा, उसका यही हश्र होगा, जो ओशो का हुआ या मेरा हो रहा है। तो कार्य नहीं करना चाहिए। मैं ये कब कह रहा हूं? कार्य करना हमारी मजबूरियों में एक है। ढंग विपरीत हो सकते हैं, ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे किसी का ढंग हो सकता है मैं दुनिया बदल दूंगा, और किसी का ढंग हो सकता है मैं स्वयं को बदल दूंगा। ठीक। दुनिया अपनी अपनी, कोई कह सकता है कि मैं घर बदल दूंगा, कोई कह सकता है मोहल्ला बदल दूंगा। तो इतने से अंतर है। क्या बात है ना? परसेंटेज का अंतर नहीं है, आंतरिक चीज का अंतर नहीं है। अगर ओशो की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ओशो के प्रति प्रेम में हूं। मैं जवाबदेही मेरे ओशो के सन्यासियों के प्रति नहीं है, जो सोकॉल्ड सन्यासी मैं मानता हूं। ठीक है। उनके प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मैं ओशो के प्रेम में हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं दाढ़ी वाले ओशो के प्रेम में नहीं हूं। क्या बात है। मेरे लिए ओशो का प्रेम ऐसा है कि ओशो जिसके प्रेम में थे, मैं उसके प्रेम में हूं। हम दोनों की प्रेमिका एक ही है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे कान में अनंतनाद गूंजता है। देखिए, मैं इस चर्चा को समग्रता में ले जाने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल ले जाओ, हमें और कोई इससे होने वाली भ्रांतियों को कई बार हम उसका एडवांटेज लेने को तैयार नहीं होते हैं। जो हम कहते थे कि कान में ओम गूंज रहा है। भाई देखो, एक हाँ, बात सुनो। हाँ, मैं कल ही एक मेरे मित्र का फोन आया जी, अमेरिका से, तो वो बात कर रहा था। ठीक। तो वो कह रहा था कि ऐसी भी कोई विधियां होती जिससे कान में अनंतनाद गूंज जाए, हाँ, ओमकार। ठीक है। तो मैंने कहा ओमकार नाद क्यों गुंजवाना है? गुंजवाना क्यों है? क्यों गुंजवाना? आप शुरुआत वहीं से करते हैं। ये बड़ा बोले बोले गुरु नानक ने ओमकार सुना था, तो हाँ। उसी वक्त वो एनलाइटेड हुए थे, उन्हें ज्ञान मिला था। इसलिए अगर हम सोचते हैं ओमकार हम भी सुन ले तो हमें भी ज्ञान मिल जाए। तो हमने कहा मैंने सुना है ऐसा कि कुछ बुद्ध पुरुष टट्टी करते हुए भी बुद्ध पुरुष हो गए थे। ठीक है ना? ठीक। तो सब टट्टी क्यों फिरते वक्त क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते? खेतों में, हाँ, खेतों में, अपने वॉशरूम में, वहां क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते? अनंतनाथ के पीछे तक क्यों? कोई ऐसा शिविर भी होना चाहिए कि आओ सब टट्टी करें, बैठे, हाँ, सार्वजनिक, सब लोग लोटा लेके बैठे अपना अपना, है ना? और शायद किसी बड़ा को हो जाए। समागम। बिल्कुल। और देखो, अनंतनाथ तो तुम्हें हो सकता है पूरी जिंदगी में एक मौका मिले, टट्टी का तो रोज मिल रहा है। कलर अलग हो लोटो के सब, किसी का पीला किसी का हरा, तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। वो खूबसूरती के लिए निर्माण किया जा सकता है, वो निर्माण में भी सहायक होगा, उससे मुक्ति जल्दी मिलेगी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वहां पे जाएं, क्योंकि हम किसी का परिहास नहीं उड़ा रहे। नहीं, बिल्कुल। हम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का प्रलोभन देके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किए गए कार्य हैं। नानक को जो होना था वो नानक को हो चुका। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी समझाता हूं कि लैला को देख के मजनू दीवाना हुआ, ठीक है, वो लगभग एनलाइटेड ही हो गया था। वो बिल्कुल मीरा की तरह, राधा की तरह ही प्रेम में पागल हो गया था। ठीक। लेकिन उसी लैला को बहुत लोगों ने देखा और किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो होता क्या है कि हमारे चित्त में, हमारे शरीर की, हमारे मन की और हमारी कॉन्शियस की एक ट्यून होती है। वो ट्यून कभी कभी किसी ऐसे अनुभव को उपलब्ध होती है कि जिस वक्त वो लोग कहते हैं वाव। हाँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि साधारण सी सब्जी जो हम रोज खाते हैं किसी दिन हमें बहुत अच्छी लगती है। ये संयोगिक है? संयोगिक नहीं होता, आप समझो ना, ट्यून है, घड़ी है, क्लॉक है। मेरा मतलब है क्या ये संयोग से मिलती है? जैकपॉट है। मैं बात थोड़ी समझो, तीन सत्ते आ गए ना, जैकपॉट लग गया। ठीक है। मन का भी आ गया, शरीर का भी आ गया, आत्मा का भी आ गया, जद्द जैकपॉट लग गया। बस इतनी सी बात है। वो जिस दिन लगेगा लग जाएगा। धार्मिक होने का मतलब नहीं है जबरदस्ती जैकपॉट लगवा के रहेंगे। धार्मिक होने का मतलब है कि मैं बैठूंगा, मैं अपने को आनंद में बैठूंगा और प्रतीक्षा करूंगा मेरा कब जैकपॉट लगे। वो प्रतीक्षा करता है, वो प्रतीक्षा करता है ना? वो ये नहीं है कि कानों में ओमकार जल्दी से लाओ, जैसे ही आएगा कानों में वैसी जैकपॉट लग जाए। और ये कितनी भ्रांति वाली बात है कि जब वो पूरे लोग बैठे हैं और सब कोशिश ही कर रहे हैं कि ओमकार आ जाए और किसी का आता नहीं। देखो, ये मेरा मानना है, लोगों को धर्म जगाने वाली बात। धर्म का काम जो जितने भी बाबा करते हैं, जितने भी सन्यासी करते हैं, है ना, उन सारों का दुनिया को एक ही संदेश होता है कि हम तुम्हें जगाने आए।
हम तुम्हें जगाने आए। जगाने आए। जागरण के नाम पे सब चल रहा है, ठीक है। ठीक है। लेकिन कितने जागे इसकी कोई बात नहीं करता, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। कितने ठगे गए उसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। वो ज्यादा संख्या, उसकी तो बात ही छोड़ दो, जागे बता दो। हम नेगेटिव पे जा ही नहीं रहे, हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं। जागे बता दो कितने हैं। ये सवाल एक ऐसा प्रश्न है, बार बार मैं कहता हूं, सभी गुरुओं से कर लो और गुरुओं की मिट्टी पलीद हो जाएगी। कि जो गुरु जी कहते हैं कि हमारी बातों से लोग जगते हैं, वो ये बताएं कि जगे कितने, और जो जग गए हैं उनमें से उनको सामने लाओ और उनको बोलो गद्दी संभालो, उनकी सूची बना के। बिल्कुल। अब उनको गुरु जी गद्दी दे और हटे। जागरण तो सबका समान है, दो ज्ञानी समान होते हैं, तो गुरु जी अब हटो, आप हट जाओ, ये संभालेंगे। वो देने को तैयार नहीं है। कोई नहीं देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता। हाँ, वो देना नहीं चाहता। वहां पे सबको बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें है ना, धर्म एक धंधा है और बड़ा गंदा है, मेरा मानना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो अनुभव में चीज आती है टॉप की, जो मेरे अनुभव में टॉप अनुभव होगा, मैं हम सदैव उसको रखता हूं। ठीक है। मैं सामान्य लोगों को ध्यानशील करे, मुझे लगा कि मुझे ध्यान से हुआ जो कुछ हुआ, मुझे आनंद मिला, मैं ध्यान मेरे लिए माध्यम बना, मैं इसे इनकार नहीं करता। लेकिन केवल ध्यान कारण नहीं बना। एक तो मेरा उसके लिए दीवानगी थी, परमात्मा की ट्यूनिंग भी उस पर काम कर रही थी, और साथ साथ मैं सत्य के लिए अपने को लौट भी तो रहा था, बर्बाद भी तो कर रहा था। सत्य भी तो एक चीज थी, तो सब काम कर रहा था, मुझे सबके रिजल्ट मिले। मैं शरीर के तल पे पूर्णता के साथ ध्यान कर रहा था, मैं मन के तल पे अपने को निचोड़ के ध्यान कर रहा था, मैं आत्मा के तल पे अपने को खो के काम कर रहा था, अपने को विलीन करके काम कर रहा था, और इसके रिजल्ट आए, 3 सत्य आ गए, मेरा जैकपॉट लग गया। लेकिन फिर भी मैंने शुरू में सोचा कि यार लोगों को समझाएं, लोग भी ऐसे ही करें। लोग मिलते ही नहीं, लोग शिविरों में आते हैं, शिविरों में आके आ रहे हैं ध्यान के लिए, देख रहे हैं स्त्रियां, आ रहे हैं ध्यान के लिए, निगाह उनकी ये पूरी अच्छी मिली कि नहीं मिली, आ रहे हैं ध्यान के लिए और ध्यान के समय पे पहुंच नहीं रहे, आ रहे हैं ध्यान के लिए और सुविधाओं पे उनका पूरा जोर है। वो चौनी वाली आपने कहानी सुनाई थी कि पान के साथ चौनी भी रख दे, बिल्कुल वो हो जाता। तो कई बार आदमी खर्च करने को तैयार नहीं होता। बात खर्च की नहीं, बात यह है कि तुम क्या लेने आए, लेने क्या है, ये दृष्टि की बात हो सकती। तो मैंने भाई सब कुछ किया, मैंने शिविर कराए, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। ठीक है। मैं आज यहाँ पे बैठा हूं, ऐसा नहीं मैं यहाँ बाबा बन के बैठ सकता था। बिल्कुल। मैंने ये चुनाव इसलिए किया कि मैं तुम्हारे जैसे ही हूं। बहुत शानदार सर, इस बात है ना। और ये ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने सभी तरीके के प्रयोग गहरे से गहरे करा के लोगों को देखा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ प्यारे नहीं मिले, कुछ प्यारे मिले। जागरण हुआ या नहीं हुआ ये तो वो खुद अपनी घोषणा करें, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हाँ, उन्होंने काफी हद तक छुआ उस चीजों को, छुआ, है ना। लेकिन उसके बाद आज अंत में, आज मैं जहां पे हूं, हो सकता है कल को यहां पे ना हूं, लेकिन आज मैं जहां पे हूं वहां पे मैं कहता हूं कि मौन में तुम अपने उत्तर खुद खोजो, अपना दीपक स्वयं बनिए। स्वयं नहीं, खुद उत्तर खोजो। देखो आप यहाँ आए हुए हो, ठीक है, यहाँ पे इस समय मौन का भी समय चल रहा है, मौन के लिए लोग आए। तुमने देखा यहाँ कोई बाबागिरी हो रही हो, कोई पूजा प्रसाद घंटा कुछ नहीं। कल सुबह बस आधे घंटे के लिए उनसे मैं जरूर मुलाकात करूंगा, थोड़ा सा मोरल बूस्ट करने के लिए जो कह पाऊंगा कह दूंगा। वैसे मैं करता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ इस बात की व्यवस्था ऐसी है, मैंने कहा चलो, मैं बहुत से नए ही मित्र हैं तो मैंने कहा मिल लूंगा। तो मैं आधे घंटे के लिए उनसे मिलूंगा, वो भी आप देख लेना, पब्लिक को भी बता दिया जाएगा क्या बोलता हूं। उसके बाद 5 दिन कोई बात नहीं करूंगा। सबसे मुझे खूबसूरत बात यहाँ लगी सर आपके साथ कि यहाँ पूजना हो या ना पूजना हो, पूछने की बड़ी स्वतंत्रता है। क्या पूछना ही कई बार पूजा हो जाती है, या अगरबत्ती नहीं रखी है, बस कुछ धूप रख दे तो ये क्या ही चल रही है, क्या चल रहा है। देखो, पूछना तो अभी आपके हमारे बीच बात है। सच बात यह है कि जो हम लोग कर रहे हैं, इससे एक ही चीज मिल सकती है अगर किसी को मिले। देखो, जितने भी योग हैं जो बताए गए हैं अभी तक, उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान योग है। ज्ञान योग, और ये युग ज्ञानियों का युग है। ज्ञानियों का युग है। इस समय जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी चीजें लोगों को सुनाई दे रही हैं, ये ज्ञान का युग है। ठीक है, ठीक है। तो महाभारत काल में अर्जुन ही नहीं समझा था कृष्ण की बात,
बिल्कुल। जिसके साथ उन्होंने बोली, कांप रहा था, डर रहा ना था। रहा था। लेकिन आज वो युग है जो लोग महाभारत में और गीता में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठे अपने अनुभव की बात इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है किसी को मेरे अनुभव से मदद मिल जाए। भाई पॉडकास्ट के लिए जब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं तो क्या मैं वो बुला बुला के सो कॉल्ड दिखाने वाले पॉडकास्ट नहीं कर सकता, या मैं कुछ लोगों को पैसे दे के बूस्टिंग कराने वाला पॉडकास्ट नहीं कर सकता? मैंने आम लोगों को निमंत्रण दिया। बिल्कुल। मैंने बिल्कुल ओपन, मैं आपको कभी नहीं मिला, कभी जानता भी नहीं। पहली मुलाकात है और मैं दर्शकों को बता दूं। हाँ। और मैं पहली बार यहाँ आया और बाकी बहुत शानदार अनुभव रहा सर। ठीक है, ना इसके लिए आपको धन दिया जा रहा है, ना इसके लिए नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सीधी सी बात यह है कि हम एक सामान्य सी चर्चा कर रहे हैं, जिसके बीच कुछ ऐसी बातें निकल के आए जो लोगों को उनके तल से थोड़ा आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल। सितारों के आगे जहां और भी हैं, मंजिलों के निशान और भी हैं, और मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वो सीखता रहता है। मेरा मानना है कि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी जगत में आप जब नहीं रहेंगे तो भी आपकी बातें रह जाएंगी, सीख रह जाएंगी। जगत से आप जाएंगे, अगर कॉन्शियस लेवल पे बात करें, अगर हम ये माने कि आत्मा होती है, तो निश्चित नवीनता जब वो लेके आती है तो पुराने अनुभव उसमें मेमोरी में उसके पड़े होते हैं। ठीक है। तो यानी कि ज्ञान ही एक ऐसा है जो आपके साथ जाएगा। जाऊंगा सर आपके साथ पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर बात करेंगे। प्रक्रिया पे नहीं, वो बात कर लेंगे जी। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा यही है कि ज्ञान श्रेष्ठ है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद आदमी ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अब जैसे मैं मौन के लिए कहता हूं तो मौन के लिए सिंपल हमारे यहाँ निमंत्रण होता है कि आप आइए, मौन में रहिए, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का आपको नियम कानून नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपका दमन नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको 5 दिन मौन में रहना है और मोबाइल के बगैर रहना है। मोबाइल के बगैर बिल्कुल। आप खुद आनंद में शांति से रहना चाहते हैं, 5 दिन रहिए। हो सकता है परमात्मा आपके अंदर से 5 दिन में आपको कोई मार्ग दिखाए, उसका अनुसरण करिए। आप जब कहते हैं तो मुझे नहीं इसका अनुभव है। फिर आप समाज की, जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप सामाजिक तौर पर क्या बदलाव देखना चाहेंगे या करेंगे, तो आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना। ये दोनों बातें फिर दिमाग को अल्पथक कर देती है, क्योंकि दुनिया में आप ऐसे ही जीते हैं। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो कोई कारण होता है, और आप दोनों से बचते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं नहीं साहब मुझे नहीं करना है, समाज के लिए बदलाव कौन कर सकता है। बचने की बात होती तो मैं कमरे में बैठ जाता जाके और निकलता ना। जी ठीक है। आज मेरे पास जो स्थिति है, मैं पूरी जिंदगी भोजन खा के बस ऐसे रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी काम नहीं करना। बची हुई जितनी भी जिंदगी 30 साल की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, मुझे भोजन की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्यों कोई काम करूं? उसके बावजूद मैं काम कर रहा हूं। लेकिन फिर समझो जी, एक फोर्स होता है कि मैं बदलूंगा, ये मैं नहीं करता। ठीक है, फोर्स नहीं दे, फोर्स नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे देख के बदल रहा है तो मुझे आपत्ति भी नहीं। लेकिन होता यह है कि अगर आपने सपोज दैट आपने मेरा वीडियो देखा आज से 10 साल पहले वाला, और 10 साल पहले वाला वीडियो देखा और आपने कहा वाह स्वामी जी, मैं तो आपकी बात सुन के धन्य हो गया, आप तो देखो कितनी बढ़िया आप योग निद्रा बता रहे हो, ये बता रहे हैं। और फिर वो अभी मेरे पास आया और मैंने कहा कि भाई यहाँ तो मौन वाला चल रहा है, और बोले वो तो योग निद्रा की सोच लेके आया होगा। मैं कहूंगा यहाँ मौन करो भाई, यार अब हमारी आपकी बात मिलती नहीं, स्वामी जी आप तो गलत आदमी हो गए, आप तो बदल गए। अरे भाई मैं बदला कि अच्छा हुआ, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम अपने ऊपर क्यों लेते हो? तो असल में मैंने अक्सर ये देखा है कि हम लोग अनुयायी जो बनाते हैं, ज्यादातर लोग जो बाबा लोग जी, वो धीरे धीरे अनुयायी बाबा जी की हत्या करने लगते हैं कि बाबा जी ये क्यों करते हो, बाबा जी वो क्यों करते हो, बाबा जी ये ना करो। आप मतलब मुझे मेरे चाहने वाले ही, मेरे ही ऐसे बहुत लोग रहे हैं तो मुझे पसंद करते हैं, आते हैं मेरे पास, समझ ये मत बोला करो, ऐसे मत बोला, आप बताइए बात हो जाती। अब ये बताओ कि आप मुझे सिखाने आए हो कि मुझसे सीखने आए? पहले ये क्लियर हो। हाँ, और मैंने तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया, आप ही मुझे आंसर दिए पड़े। इससे पहले कि अब जैसे एक बार मैं बहुत साल पुरानी बात है कि मैंने एक दुकान खोली,
किस चीज बहुत की साल दुकान? पुरानी बात है, दुकान खोली है, किस चीज की छोड़ दो, नहीं बस मिष्ठान की, नहीं चूनी की दुकान खोली बस। चल बाबा जी नहीं करते तो एक आगे साहब, एक वहां पे रहते थे डॉक्टर साहब, वो पड़ोस में थे, उनको भी इनविटेशन गया, भाई दुकान खुल रही, ओपनिंग होती है, आए कहेंगे यहाँ पे आप ये कर लिया, ये कर लीजिए। तो वो डॉक्टर थे, अब मैं बहुत मुंह फट आदमी, तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब अब आप क्या घर से घर जाके दवाइयां शुरू कर दी देना? तो बोले यार मतलब ये क्यों कहा? मैंने कहा मैंने आपसे एडवाइस मांगी। ठीक है, भाई कहते नहीं हम तो आपका भला चाहते थे। भला चाहते थे। हाँ, तो मैंने कहा भला चाहते थे तो दुकान के तुम्हें ओपनिंग का इनविटेशन दिया था, कुछ सामान खरीद लेते, 4 पैसे बच जाते, सीधा सीधा भला हो जाता। सलाह मत दो, सलाह मत फोकट की सलाह नहीं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। क्या बात, क्या बात। मांगने आए हम आए, जरूर दो, पेड़ के दो, जितनी दवा चाहे के दो, दो, लेकिन फोकट की सलाह। फोकट की भाई सलाह मत दो। सहयोगी जो हमारा नहीं हो सकता उसकी हम सलाहें नहीं लेते। कबीर का एक सर मुझे याद आ रहा है, कबीर कहते थे कि मैं कहता आखन की देखी, वो कहता कागज की लेखी। कि लोग पढ़ करके बोलते हैं, कई बार आंखों से दिखा हुआ सत्य भी जिसको दिख जाता है वही जानता है। क्या आप वही उसी दृष्टिकोण से बोलते हैं? बार बार वही कह रहा हूं इतनी देर से। सत्य है अब ही मैं ऐसा, अगर कबीर बार-बार बोलते रहिए। अब मैं कबीर की एक कहानी सुना के कहूंगा मैं ऐसा कहता हूं तो लोग कहेंगे आप कबीरपंथी है। कबीरपंथी है ये, इसलिए हटाओ साहिब में कबीर को। बिल्कुल। और क्या जिसकी बात कर दोगे लोग उसी को लपेट लेंगे। कबीर माने वो जाति टैबू तमाम बातें और धार्मिकता के नाम पर फिर वही परंपराएं। बात कही, देखो मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो, सिर्फ इतना करो एहसान, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, है ना, बस मुझ पे इतना ही एहसान काफी है। अच्छा सर, आप जिए और हम सब चले जाएं इस पृथ्वी से कहीं, वो जा रहे हैं, वो लोग आजकल चांद पे जा रहे हैं। सर देखिए सवाल पूरा हो रहा है, देखो चांद पे लोग जा रहे हैं, इस पृथ्वी को नर्क बना दिए हैं। अब एनोल मस्क हैं, भाई उनसे पूछो, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो अच्छी बनाई अपनी, हमारा घर भी हमने अच्छा बनाया, शानदार है ना हमारा। आप लोग आइए, विजिट करिए, वाकई बहुत प्यारा सर, आपका प्लेस इतना खूबसूरत है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसको और सुंदर करें। हमने नैनीताल में एक बार एक जगह ली, किराए पे ली आश्रम बनाने के लिए। वहां पे हमने बहुत पैसे जो लगा सकते थे लगाए, जरूरत से ज्यादा वहां पे, और किराए की जगह लाखों रुपया लगा रहे। तो जिनकी वो जगह थी उनके पिताजी मुझसे मिलने आए। कौन आदमी आ गया ये कि पैसा लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने देखा बड़ा सुंदर बना दिया यार, अच्छा कर दिया। फिर पास में बैठ के कहने लगे स्वामी जी आप इतना पैसा क्यों लगा रहे? तो हमने कहा कब्जा नहीं करना है। ठीक सर, बताइए। तो बोले आपको अच्छे काम के लिए एक्सप्लेन करना। बिल्कुल। तो मैंने कहा कब्जा नहीं करना है। तो फिर हमने उन्हें बैठा, हमने कहा बैठे, सामने पहाड़ी थी बहुत सुंदर सी। तो मैंने उनसे कहा कि ये पहाड़ी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है? बोले हाँ। हमने कहा देखो इधर ये देखो बादल कितने खूबसूरत। हाँ। मैंने कहा परमात्मा ने इतने खूबसूरत मतलब पृथ्वी बनाई, तो हमें उसने एक टुकड़े पे एक मौका दिया कुछ करने का, तो हम पहली तो बात है खूबसूरत करें। मैंने कहा मैं बस इतना ही हूं कि उसकी दुनिया का ख्याल रख रहा हूं, बस। एक दिन यहां से, और यही हुआ, एक दिन वहां से उठ के चला आया, लाखों रुपए की चीज वहीं छोड़ के ऐसी। अच्छा एक सवाल है सर, और ये लोगों के जहन में भी था जब मैं आ रहा था, अर्निंग ऑफ सोर्स क्या रहा है, सब कहां से, मतलब फैमिली बैकग्राउंड रहा? नहीं भैया, व्यक्तिगत में कभी गया नहीं। देखो फैमिली बैकग्राउंड की बात ये रही, मेरे पिताजी अच्छे व्यापारी थे, सब कुछ था, लेकिन एक समय बाद जब से मैं घर से निकला छोड़ के, मैंने अपने 2 पैसे भी पिता के खर्च नहीं किए। हाँ, उनकी संपत्ति को संभाला हो, जो कुछ किया हो। आज भी मेरे पिता की जो संपत्ति है एज इट इज है, उसमें से मैंने कुछ नहीं लिया, और सिर्फ वही संपत्ति ऐसी है जिसे मैं अपनी बेटियों को, जो कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके अतिरिक्त मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल भी मेरे बच्चों को नहीं जाएगा, मेरी बेटियों को नहीं जाएगा, वो सखा परिवार के बच्चों के लिए है। कि बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये कई बार आप बोल चुके हैं। और रही बात सोर्स ऑफ इनकम की, तो मेरी कंपनी है ना दिव्या, और हम उसमें डायरेक्टर हैं।
जी। हम लोग उसको चलाते हैं कई साल से, काउंसलिंग की कंपनी है, काउंसलिंग। उसी के तहत ही हमने सखा वेलनेस का भी निर्माण किया। बहुत शानदार। अब ये बात अलग है कि हमारा चल गया, चल गया तो चल गया। चल गया। हाँ। वो भी तो आखिर देखता है यार, बंदा कितना प्यारा बंदा है, हमारी दुनिया को ख्याल रखता है, मैं इसका ख्याल रख लूं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, एक बार लोग कहने लगे स्वामी जी हम तकलीफ में हैं, भगवान हमें बचाने भी नहीं आता। मैंने कहा पहले बस ये बताओ कि तुम कितने लोगों की तकलीफ देख के उन्हें बचाने भागे। क्या बात है सर, बहुत शानदार। तुम किसी की तकलीफ देख के बचाने नहीं भागे, और वो तुम्हें बचाने नहीं आया तो तुम्हें बड़ी शिकायत बड़ी है। शिकायत है, रो रहे हो बैठ के। हाँ, शर्मा तो जी हम तो भाई किसी की तकलीफ देखी तो रोए भी हैं, बचाया भी है, सब किया है, इसलिए वो हमारा ख्याल रखता है। हम उसकी दुनिया संवारते हैं, वो मेरी दुनिया मेरी संवारता दुनिया। है। हमारा धंधा बड़ा चोखा है, क्या बात है सर, पेमेंट उससे आता है उससे आप। बस। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, अब बड़ी प्रेम कह रही हैं आपकी, मैंने सुना है मतलब कॉलेज लाइफ में बहुत जो है मतलब बड़ी, मतलब बड़ी उम्र की, बड़ी महिलाएं भी प्रेम कहाँ हो सकती हैं सर? हाँ वो भी नहीं है, मतलब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मुझे जब बड़ी प्रेमिका नहीं है तो सारे बड़ी। इंटरनेट पे जितने लड़के हैं ना सर, ये भाभियां ढूंढते हैं, ये कहते हैं आजकल लड़की पसंद नहीं आती, नहीं यार, भाभियां पसंद आती हैं। मैं तो देखो ना मैंने भाभी ढूंढी, ठीक और है, ना मैंने छोरी ढूंढी, फिर क्या ढूंढा? भाभीियों ने मुझे ढूंढ लिया, छोरियों ने मुझे ढूंढ लिया। क्या बात। मैंने नहीं ढूंढा किसी को, लोग मुझे ढूंढ। देखो ऐसा समझो, कोई कोई खुशनसीब होता है जो अंगूर के पेड़ के नीचे बैठता है, अंगूर टपक के गिरते हैं। क्या बात। और ये भी परमात्मा की मेहर है, ये भी बस, मेहर है ऊपर वाले की। और क्या है इसमें, इसमें तो ज्यादा वैसे कितने अंगूर अब तक आप खा चुके हैं? नहीं, गिनती नहीं है, भूल जाते हैं। हमने कई बार कोशिश की, बताया कोशिश की हमने कई बार, ऐसा लम्हों में खाली बैठे तो सोचा लाओ गिन लें, जब फोकट कोई काम नहीं होता तो फिर यही सोचते हैं। देखो संजय दत्त है, हाँ। वो फिर वो बताते हैं, भूल जाते वो थे। संजय दत्त एक है हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, वो गिनते हैं। नहीं वो गिनते हैं, वो कहते हैं हमारे हमने 300 हमने गिना, वो फिर हम भूल गए। फिर एक आध को फिर हमें लगा कि जब तक हम पूरी सब गिनती नहीं कर लेते हम बताएं कैसे, बताएं कैसे। तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अच्छा, कोई सच्चा प्रेम जब कहते हैं, सच्चा क्या होता है? सच्चा माने लोग कहते हैं कि पहली बार जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या जीवन में जब कोई पहली महिला आती है तो वो उम्र बहुत नाजुक होती है, ऐसा सुना है। हमारी तो बहुत नाजुक थी, 7 साल की उम्र में आ गई थी। ठीक है, तो आप सर कहाँ उस समय मैच्योर हुए होंगे? वो तो एक्सीडेंटल बात है सर, ओहो, हो गया 14 साल से पहले वैसी। नाजुक व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। वो 7 साल की उम्र में आई थी, कोई दुख नहीं हुआ, उसके बिछड़ने का कोई दुख नहीं हुआ, आने का कोई वो नहीं थी एक्साइटमेंट। अभी 7 साल की उम्र। हाँ, 7 साल की उम्र में जो है पहली बार तो शुद्ध प्रेम होगा ना सर, वहाँ सेक्स थोड़ी होता शुद्ध है। कैसे? अब शुद्ध 7 साल का बच्चा तो शुद्ध प्रेम करेगा। भाई, मैंने प्रेम कहा किया, मेरे साथ सेक्स हो गया सीधे सीधे। अब ये शोषण भी कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो उसके मतलब ट्रेनिंग भी उस लड़की ने दी थी क्या जिसने उम्र किया। थी उनकी? वो थोड़ी बड़ी थी हमसे। कितनी? अब राज नहीं खोलेंगे राज। क्योंकि वो रिश्तेदारी की बात है, लोग समझ जाएंगे कौन थी। कौन थी? इतना तो इज्जत ट्रेनिंग पूरी दे दी थी सर, मतलब क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, पूरी ऑर्गेज्म हुआ तो ट्रेनिंग ही रही। ओपन सेक्स, बिल्कुल। माउथ, सब कुछ। नहीं वो वाला नहीं था, वो इस लेवल पे नहीं गए थे, तब तो आराम हुआ था। अच्छा, बस ओरल सेक्स बहुत बढ़ गया है सर। जब हम बात करते हैं, मैं लेकर के जा रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए आप जैसे गुरु बोलना चाहिए सर। हम सब बोलेंगे, हम मैं बोलेंगे, चाह रहा हम हूँ, बोलेंगे। मैं देख रहा हूँ सर कि आपका जो ऑरा है ना, उस ऑरे में मैं कहीं सेट तो होऊंगा नहीं सर, क्योंकि मैं ज्यादा छोटा पत्रकार हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन मैं उस ऑरे की महत्वता को जान गया हूँ, इतनी चर्चा में मैं समझ रहा हूँ क्या। तो आज ये जो बढ़ रहा है इंटरनेट पे, आप दौर आ गया, या तो उसको मुंह बना के बोलता है कोई रिपोर्टर, बड़ा गंभीर विषय है, तो सहजता से पूछा जाए तो बड़ा ओपन सेक्स करते हैं लोग आजकल, जिसमें महिलाएं कुछ भी मर्यादा या पुरुष मर्यादा को ही लांग देता है। मर्यादा वाली क्या बात है इसमें? मर्यादा की बात नहीं है। देखो एक बात सुनो, HIV होने की संभावना। संभोग का एक बहुत सीधा सा अर्थ है, अगर वो आपको अर्थ नहीं पता तो आपको संभोग भी नहीं पता। ठीक है। संभोग का अर्थ है प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के निकटतम यात्रा करने का नाम। ठीक। प्रकृति के माध्यम से प्रकृति प्रकृति के निकटतम यात्रा का जो माध्यम है वो संभोग। ठीक है। अब वो चाहे मुख मैथुन हो चाहे कैसा भी हो, ये दो व्यक्ति की निज स्वतंत्रता है। ठीक है। बस अब इसमें ओपन है कि बुरा है कि सीमाएं लांग गए हैं, अब ये क्या है? अब एक किस्सा बताते हैं तुम्हें, बड़ा सुन के मजा आएगा। बताइए सर। एक किस्सा ये आया जी, एक जगह का है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उस जगह का फेमस किस्सा है कि गांव की एक लड़की की शादी जो थी वो एक लड़के से हो गई। हरियाणा का एक गांव था। ठीक। तो जिस लड़के से शादी हुई वो जो था मतलब नोएडा में इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया, नोएडा ले गया। ठीक है।
उसके बाद उसकी पत्नी हफ्ते भर बाद जो है वो आई वापिस घर में। जब घर में आई तो उसने अपनी भाभी को बताया कि हम किस किस प्रकार से सेक्स करते हैं। ठीक है। उसकी भाभी बोली, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ये तो अच्छी बात है। उसने अपने पति को बताया, पति ने अपने बाप को बताया कि ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है। बाप ने कहा हमारी लड़की वहां नहीं जाएगी। ठीक, गलत है भाई, ऐसे कैसे होगा? पूरी पंचायत बैठ गई, ठीक, जाने नहीं दिया। लड़की बोली हम जाना चाहते हैं, हमें आनंद आ रहा है, हम सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। वो नहीं जाने दे रहे। ये ये कौन सा जमाना है भाई? हाँ। ये क्या चीज है? इसे आप क्या कहोगे? तलाक दिलवा दिया, पंचायत बैठलवा के, बाकायदा तलाक हुआ उसका। उस महिला को भी समर्थन में ले लिया होगा दबाव से। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। अब हम यहाँ हिंदू महिला और पुरुष मोर्चा नहीं खोल रहे, मैं सिर्फ एक मानसिकता बता रहा हूँ। एक बात है, ठीक है। तो दो व्यक्ति के बीच एक निजता में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये उनके आपस का मामला होना चाहिए। ये और डिस्कस नहीं होना चाहिए कैमरे पर? किस पे? आपस में हम चर्चा। मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, प्रेम बड़ा व्यक्तिगत मामला है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रेम व्यक्तिगत मामला, ठीक है। इसलिए इसमें निजता जरूरी है। निजता बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन निजता के साथ साथ इसके संबंध में संवाद सबसे हो सकता है। संवाद सबसे हो सकता है। अब जैसे हमसे लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतने खुले हो तो खुले बोले सेक्स कर लो। ये कैसे? अरे भाई सेक्स मेरे निजी मामला है। बिल्कुल। अब इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। अब फिर तो ये भी हो जाएगा कि स्वामी जी आपने जो भोजन खाया वो पेट में गया वो भी दिखाओ। ये तो बात, ये तो बड़ा अजीब ही तरीके की बेवकूफी। लेकिन जब सवाल उठता है ना, आपने कहा कि मेरे साथ 7 साल की उम्र में से तो इससे प्रेरणा क्या मिलनी चाहिए सर युवाओं? मैं तो प्रेरणा दे रहा हूं। मैं तो बाद में तुमने हमसे बात पूछी, अब तुम प्रेरणा लेने लगे। हम कह रहे हैं जब हमने तुमसे प्रेरणा ली तो तुम हमसे क्यों प्रेरणा ले रहे? कल्पना। और प्रेरणा लेके कर क्या लोगे? 7 साल में वापिस जाकर सेक्स करोगे क्या? सर वो तो ठीक है। प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है कि अपने बच्चे को 7 साल में तुम कहो कर लो बेटा जाओ सेक्स करो, है ना? देखो सच बात तो ये है, प्रेरणा देने ने सत्यानाश किया। हमारे जिंदगी में 7 साल में सेक्स आया, ये इसका फायदा सिर्फ हमें ये हुआ कि इससे पहले कि सेक्स के संबंध में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दुनिया हमें सिखाती, हमने राइट इंफॉर्मेशन ले ली थी। ठीक है भाई, दुनिया कहती सेक्स बुरा, इसीलिए देखो सामान्य, क्योंकि मैं अपने जीवन में तो मुझे अनुभव नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूं, बहुत लोग मिलते हैं, यार दोस्त भी हैं, तो मुझे पता है हर व्यक्ति सेक्स से पहले आकर्षित होता है सेक्स के प्रति। ठीक है। उसके अंदर ये तड़प होती है कि मैं सेक्स में उतरूं, फिर वो उतर जाता है। ठीक। लेकिन आफ्टर ऑर्गाज्म वो ग्लानि महसूस करता है, पीड़ा महसूस करता है, यार नहीं करना चाहिए, बेकार किया, गलत बात है, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसी के प्रति ग्लानि से भरे हैं। ये कैसे चलेगा? तो ये थोड़ा मेरे साथ क्या है, ग्लानि तो बिल्कुल नहीं है, कृत्य है तो है, जब तक है तो है, लेकिन ग्लानि नहीं। इसमें समाज की भ्रांतियां हो तो हो, बिल्कुल। अब उसके बाद समाज ने ऐसा नहीं मुझे सिखाने की कोशिश नहीं की, समाज ने तो सिखाया। हाँ, अब बहुत पत्रकार आ जाते हैं जो हमसे कहते हैं कि ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने कहा तुम मत करो। हाँ ठीक है। हाँ क्या, अब हमें नहीं गलत लग रहा तो हमें क्यों मना करो? लेकिन ये बहुत पत्रकार हैं जो होटलों के इर्द गिर्द भी रहते हैं, हम लोग नहीं वो जानते हैं। जब ये ना सर, कोई भी नाम तो ले ही नहीं रहा किसी का, एक नाम की बात नहीं है, कोई भी पेशा, कोई भी धर्म, कोई भी जाति सूचक शब्द करके किसी एक व्यक्ति की धारणाएं मैं नहीं बनाता। मैंने कहा मुझसे पत्रकार भी क्वेश्चन करते हैं, ये कहा कि ये गलत है। हाँ, कि ये गलत है, ये धारणा उनकी भी है। हाँ, धारणा उनकी, क्योंकि भाई देखो समझो बात को। अब मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ ही अलग हो रहा है, तो ये भी अलग हो गया। अब ज्यादातर लोगों की जिंदगी में तो पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्स गलत है, उसके बाद सेक्स आता है। प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है, ठीक। मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास गुड इंफॉर्मेशन पहले आई, बैड बाद में आई। मैं धर्म में भी मेरे साथ ये हुआ कि मैं ध्यान में उतरा, मुझे पता ही नहीं था ध्यान क्यों किया जाता है। अब मुझे तो ध्यान में आनंद आ गया, बाद में पता लगा ध्यान आनंद के लिए करते हैं, वो तो आ ही गया। और लोग आनंद आता है इसलिए ध्यान करते हैं, पूरी जिंदगी नहीं आता। पूरी जिंदगी नहीं आता। अच्छा सर, जो भारत में शादी की पूरी एक कार्य श्रृंखला है, आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैरिज लगातार तलाक हो रहा है, कोई दृष्टिकोण देना चाहेंगे युवाओं को? मतलब वैसे आप कुछ देते नहीं है, वो मैं इतने अनुभव से समझ गया
आप देंगे किसी को नहीं, आपसे कुछ ले सकता है तो नहीं, ले जाए। आपको दे रहे हैं कि समुद्र जैसे- है, समुद्र में देखिए आप भी तारीफ कर, समुद्र से आप कुछ लेना चाहें तो एक दो भाई बोतल मैं ले जाइए। देखो, हाँ। मैं लगातार दे रहा हूँ, ठीक है ना, लगातार दे रहा हूँ, और जिसको लेना होगा लेंगे। हाँ। देखो शादी सामाजिक व्यवस्था के तहत है, और बहुत से लोग, मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति मैरिज मटेरियल नहीं होता, ये बड़ी क्लियर बात है। ठीक है। तो आदमी का जिस प्रकार हम योग्यता देख के उसे नौकरी देते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसी प्रकार शादी से पहले भी उसका योग्यता देखी जानी चाहिए, देखी जानी चाहिए ये। देखी जानी चाहिए। ठीक है। और इसका बहुत आसान तरीका ज्योतिष में होता है। ठीक है। लेकिन अब ये बात अलग है कि कहते हैं कि समय के साथ साथ हर चीज व्यवसायीकरण जब पा जाती है तो उसमें बहुत सी गड़बड़े होती है। त्रुटियां होती बिल्कुल। ठीक। तो अब जैसे लोग ही हैं, लोग ही चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी के लिए बस जल्दी से तुम तारीख निकालो, पंडितों को तारीख के लिए इस्तेमाल करते हैं। तारीख मैं समझता हूं अगर 1000 लोग किसी को कुंडली दिखाते होंगे तो ये दिखाते हैं तारीख निकाल दो, पंडित जी लड़की तो हमने खुद सेट कर ली, देख ली, बस आप तारीख दे दो। तारीख दे दो आप। हाँ। ना कि वो ये पूछने जाते हैं कि बताएं इसमें क्या रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पंडित होते हैं अच्छे जो कहते हैं कि देखो आपके लड़के लड़की की शादी में ये व्यवधान दिखाई दे रहा है, बहुत कम है, बहुत अहम है, लेकिन जो बता देते हैं तो लोग कहते हैं अरे गुरुजी कोई उपाय बता दो, लड़की तो बहुत अच्छी है, बाप अच्छा काम करता है, कारोबार भी है, या लड़का बड़ा अच्छा है, हो जाने दो। तो पंडित भी क्या करे, जब तुमने तय ही कर लिया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब तुम तय ही कर चुके हो तो फिर हम भी क्या करें, जाने दो भाई। फिर पंडित जी भी तारीख निकाल देते हैं, अपना कर लो। ज्योतिष से गणना है सर, कैसे देखते हैं इसको? गणना के तौर पर मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, या कोई एक पूरी साइंस है, साइंस है? पूरी साइंस है। जैसे कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान दिखता तो नहीं है, नहीं, लेकिन मनोविज्ञान है। ठीक है, बिल्कुल होता है, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। बस ये मान लो कि ज्योतिष भी मनोविज्ञान का पिता है, दादा है, परदादा है ना, उससे भी पीछे वाले कुछ होते हो तो वो चाचा है। बिल्कुल। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मनोविज्ञान 1% है ज्योतिष का, तो समझो ज्योतिष कितना विशाल होगा। मनोविज्ञान भी दिखता नहीं, लेकिन विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से ज्योतिष भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक साइंस है, पूरी कैलकुलेशन की साइंस है, मैथमेटिक्स, बिल्कुल गणना जिसे बिल्कुल गणनाओं के साइंस। आपने सर ज्योतिष सीखा था या मतलब ये भी ध्यान में बैठा? नहीं, हमें आज तक ज्योतिष नहीं सीखा। ये भी एक विचित्र, हाँ, ये भी एक मैं बता देता हूँ। देखो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं सीखने के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने कुछ बात आ गई, मैंने उसको देख लिया, मुझे जो क्वेश्चन उठे मैंने उठा दिए, उसके आंसर से क्वेश्चनों से करते करते वो हम उसका रस ले लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं मैं कैसा इंसान हूं, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा अंदर से सोल कैसा है। हमारे शहर में एक बार एक व्यक्ति हमसे कहने लगे कि चलो आज हम तुम्हें एक इंसान से मिलवाते हैं जो बहुत अनूठा कुछ उन्होंने किया। ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई मिलते हैं जी। तो वो एक हमारे शहर में एक व्यक्ति थे जो दांतों के लिए चूरन बनाते थे। ठीक है ना, तो दांतों के लिए वो चूरन बनाते थे, और उनके अनुसार मैं अब चूरन का प्रचार नहीं कर रहा हूं कहीं, ठीक है, वो बनाते, उनके अनुसार वो चूरन दांतों के लिए श्रेष्ठतम चूरन था। ठीक। और भाई 90 साल के बूढ़े व्यक्ति, अनुभव था, ज्ञानी व्यक्ति। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो वो कहने लगे कि, तो हमारे संग जो व्यक्ति लेके गए वो उनसे कहने लगे इसमें आप क्या क्या डालते हैं? कहने लगे ये तो रहस्य है। ये तो रहस्य है। हाँ, कहने लगे ये तो रहस्य है, ये मैं नहीं बताने वाला। मैंने कहा लेकिन मैं जान के रहूंगा, मैं तो अभी आपसे जान लूंगा कि ये रहस्य क्या है। ठीक है। तो कहने लगे कि जानो। तो मैंने कहा मुझे आपके इससे कोई लेना देना नहीं कि आप चूरन में क्या डालते हो। ठीक है। आप मुझे 2 बातों का जवाब दे दो, आप नहीं दोगे, किताबों से इतना तो ढूंढ ही लूंगा। मैंने कहा मुझे ये बताओ दांत बनते किससे, दांतों की ऊपर की ये संरचना किससे बनती है? तो बोले ये कैल्शियम। मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? बोले वो फास्फोरस होता है। तो हमने कहा आप अपने चूरन में यही 2 चीजें डालते हो। ठीक है। वो तो एकदम
हैरान हो गया। हाँ, भंडारी नाम था उनका। कहने लगे यार तूने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले ली। भंडारी लाल आज अमर हो रहे हैं सर, देखिए इस पॉडकास्ट में। ये भी तो वो बोले यार तूने मुझे पूरी जिंदगी की कमाई ले ली। मैंने कहा कमाई की बात है ही नहीं, सिंपल सा ज्ञान है। अगर किसी चीज में कोई चीज शुद्धतम दो चीजों की बनी है, फास्फोरस की और कैल्शियम की, ठीक है, दांत में दो चीजों के अलावा कुछ है नहीं। कुछ है नहीं। अगर इन्हीं दोनों चीजों की सही से पूर्ति कर दी जाए बात ठीक तो है। ठीक हो सकते हैं। अब ये सिर्फ आप बिना, ये मेरा अपना दिमाग काम करता है। ये बात है। मेरा दिमाग देखो, मैं थोड़ा बता देता हूं, मेरा दिमाग ना जड़ की तरफ अधिक जाता है, पेड़ की तरफ नहीं जाता। स्रोत जहां, हाँ, मूल स्रोत की तरफ जाता है, सदैव स्रोत की तरफ जाता है। मैं चीजों को स्रोत की तरफ से देखना स्टार्ट करता हूं। मेरा उल्टा है, मैं किताब भी पढ़ता था पहले, कभी कभी कोई दे देता था पढ़ने के लिए तो मैं उल्टी खोलता था, पीछे वाला पन्ना पहले पढ़ लो। मुझे एक नेता याद आ रहा है सर, देखिए पॉडकास्ट में वो भी बोलते हैं कि मैं किताब सीधी सीधी पढ़ता हूँ। अब वो लगा दीजिएगा कैप्शन में, ये जो सीधे पढ़ने वाले नेता हैं ये कई बार भाई टेढ़े काम करते हैं। भाई देखो वो क्या करते हैं उनकी बात नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। यहाँ पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, नेता गए तेल लेने, हमें किसी आप भी सीधा सीधा पढ़ते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने क्या कहा, कभी कोई दे भी दे तो उल्टा खोल लेता हूँ। ये बड़ी और समस्या हो गई। मेरा जड़ों की तरफ है। हाँ बिल्कुल, आपने मेरे स्वभाव बात कर रहे हैं तो मैं जड़ों पर, आप इतनी देर से कितने सारे डायमेंशन इधर उधर लेके चल रहे हो। और मैं सुनो, मैं सबके आंसर दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बाबा होने के नाते एक ही चीज पे तो अटका नहीं। नहीं बिल्कुल, वही मैं देख रहा हूँ। और सटीक दूंगा, और बहुत खूबसूरत तरीके, और 1000 तुम टॉपिक चेंज कर दो मैं तब भी दे दूंगा। यही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवन से सीखा है। अगर मैंने किताबों से सीखा होता तो मेरा समय बहुत बर्बाद चला गया होता। बिल्कुल, मैं किताबों से नहीं, किताबें रखता हूं, किताबों का मेरे अंदर सम्मान है, लेकिन किताबें पढ़ता नहीं हूं। कभी मुझे किसी ने कोई किताबें पढ़ते देखा? किसी ने नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी नॉलेज हमारे चारों तरफ से आज के समय बदल है। आप मोबाइल खोलिए एक नॉलेज, टीवी देखिए एक नॉलेज। लोगों को पोस्ट लिखने के लिए पूरे दिन सोचते हैं, हाय आज मैं कौन सी पोस्ट डालूं। अरे मैंने कहा कमीनो, तुम कोई भी चीज मेरे सामने अभी आप एक चीज खोलिए, कोई भी चीज आएगी, मैं तुरंत उसकी एक पोस्ट बना सकता हूं। देरी नहीं लगने वाली मुझे पोस्ट बनाने। तो ये क्रिएटिविटी आपको लगता है ध्यान से घटती है? नहीं भाई, देखो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उन सब चीजों का एक अंत में निचोड़ है जी, और वो निचोड़ है चाणक्य वाला। आप चाणक्य की पुस्तक पढ़े होंगे, निश्चित पढ़े होंगे। चाणक्य की पुस्तक लोग चाट ही लेते हैं, थोड़े बहुत भी विद्वान होते हैं चाणक्य की पुस्तक चाट लेते चतुर हो जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने वो आखिरी पन्ने खोल के देखा। अच्छा, आखिरी पन्ने में लिखा था कि जितने प्रकार के लक्षणों की बात मैंने की, वो सारे लक्षण और गुण लोग निर्मित नहीं कर सकते, ये वो जन्मजात लेके पैदा होते हैं। बात खत्म हो गई। फिर मैंने किताब ही नहीं पढ़ी चाणक्य की। क्या बात है। मैंने कहा सबसे लास्ट पन्ने में साल लिखा है था उसमें। हाँ, जब मुझे पता है कि जो सस्पेंस वाली पिक्चर में आखिर में जो कत्ल हुआ वो उसके साले ने किया था, तो फिर मैं पिक्चर देखने क्यों जाऊंगा? ये एक समरी समझने के लिए, जब आप सार से सीखने लगते हैं, इसके लिए भी सर एक दृष्टि तो चाहिए, बोध तो चाहिए ना। हर नया व्यक्ति कोई अगर उसी लाइन को पढ़ के सीख जाता तो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत क्या होती, ये भी आता है सर। देखो हर व्यक्ति नहीं सीख सकता। इस जहां में हम कोई पहली बार तो आए नहीं। आप पहले भी आ चुके हैं, न जाने कितनी बार आ चुके होंगे, कितना कुछ सीख के होंगे सर, आए होंगे, 100% आए हैं। बोध में है, जिस प्रकार स्मरण में है। मैं बात कह रहा हूं तो ना सुन लीजिए। कोई भी बूंद बार बार लौट के ही आपको मिलती है, ठीक है, लेकिन फिल्टराइजेशन की इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरती है कि आप बूंद से पूछो कि पिछली बारी बताओ कहां थी, तो वो बताना मुश्किल है। भाई एक बूंद ऊपर से गिरी, सागर में गिरी, नाली में गिरी, कहीं गिरी, फिर बाष्पीकरण होकर प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया है। इस अस्तित्व से ना कभी कुछ बाहर जाता है, ना बाहर से भीतर आता है। यहां लाखों बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं उस प्रक्रिया के कौन से चरण में हूं
ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि भाई देखो अस्तित्व मुझसे बड़ा है। पत्ते से पूछोगे पेड़ के बारे में तो ये थोड़ी सी अन्याय हो जाएगा। पत्ता पत्ते के बारे में बेहतर बता सकता है, ठीक है। मैं अपने बारे में बेहतर बता सकता हूं। 2-4 पत्ते मुझे आस पड़ोस दिख रहे हैं, मैं उनके बारे में बेहतर बता सकता हूं, लेकिन पेड़ पूरा नहीं बता सकता। क्या ये हम पुनर्जन्म की अवधारणा पर ही बात कर रहे हैं? हाँ, पुनर्जन्म की अवधारणा पे ही बात कर रहे हैं, निश्चित ही। मतलब जैसे आपने कहा कि मैं एक पत्ता हूं तो मैं आसपास और पूर्व जन्मों की स्मृतियों से आदमी बताता है, भाई या सिर्फ ये स्मृतियों की बात नहीं कर रहा जी। हूं। स्मृतियां तो स्मृतियां ही हैं। स्मृति आपको 4 दिन पुरानी स्मृति हो, वो याद नहीं रहती। हाँ, अब मुझे पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, मुझे पूर्व जन्म की स्मृति आई, मैंने उसको बताया भी, लेकिन मैं उसके लिए कभी पागल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या पागलपना करना। 4 दिन पहले की भी पुरानी बातें थी, वो 4 साल पुरानी और 40 साल पुरानी और 400 साल पुरानी, क्या बकवास बात करना। उसमें कोई अंतर नजर नहीं आता। देखो फिर समझो, मेरा दृष्टिकोण जो है वो निश्चित ही जड़ों की तरफ जाने का है जी बिल्कुल। लेकिन मैं विकास प्रक्रिया का हिस्सा हूं, तो मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं। क्या बात है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक। मैं जड़ में पानी डालता हूं, लेकिन वृक्ष की तरह ऊपर निकल जाता हूं। अब लोग कहेंगे आप जड़ों की तरफ देखते हो तो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताओ, फिर और बताओ, फिर और बताओ। नहीं बताना है यार, कल्पना बन जाती, हमें कल के बारे में देखना है। कल यहाँ कौन सा काम होना है, क्या चीज, वो अच्छी बात है। मैं विकास क्रम का हिस्सा हूं। बिल्कुल, विकास क्रम का हिस्सा। बिल्कुल। मैं जब आपके शहर में आ रहा था सर, सहारनपुर, तो मैंने अपने साथी से कहा, मेरे संपादक जी साथ में थे, कि बिल्कुल मुझे कुछ अंतर ही नहीं नजर आता और शहरों में और इस शहर में। बिल्कुल वही पोस्टर है, वही सब कुछ है। मतलब मैं आजकल जहां जहां जाता हूँ मुझे लगता है सब एक ही तो लोग हैं। बस में ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये वही लोग हैं, तो अंतर नहीं दिखता कि ये शहर अलग और ये शहर अलग। तो क्या मैं भ्रांति में था? नहीं, तो आप अपना जवाब दें, हमसे क्यों पूछ रहे तो लिखा रहता है ना, वहां भी लिखा रहता है सर, गुप्त रोगी मिले, उधर भी लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी टी स्टॉल है, वहां भी टी स्टॉल है, यहाँ भी समोसा मिलता है, वहां भी कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर शहर बहुत बदले, कॉमन फैक्टर तुम थे। और तुमको तुमसे बेहतर तो कोई और जान नहीं सकता। सही बात। तो मेरे से क्यों पूछना कि तुम्हें ऐसा क्यों हुआ। ठीक है सर। जब भी हम मोबाइल खोलते हैं तो कोई एक पंडित जी हमें ज्योतिष का ज्ञान दे रहे होते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपके नक्षत्र ठीक नहीं, इंटरनेट पे बाढ़ आ गई सर, और आपने इसके बारे में बोला भी है, मैंने आपका वीडियो देखा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ज्योतिष गंभीरता से बैठ करके विचार विमर्श करने का विषय है, या इंटरनेट पे सिर्फ अफवाह के माध्यम से पैसे दे दो, 151, 515, हर बाबा माला और दाढ़ी बढ़ा करके व्यापार करने निकला है? ये देश का युवा पागल नहीं हो जाएगा सर? वकालत करेंगे क्या इसकी हम? बताइए सर, मुझ जैसे पत्रकार को तो पूछना पड़ेगा। चलो, एक रिक्शे वाला निकला है, तो रिक्शे पे बैठा के तुम्हें घुमाने निकला कि पैसे कमाने निकला है? पैसे कमाने। तो ज्योतिष वही कर रहा है, बुरा इसमें क्यों मानना? जो फर्जी, फिर भी बात फर्जी क्या? बहुत से रिक्शे वाले भी तो फर्जी हैं। क्या सर, वो रिक्शा का मेहनत, फिर भी बात है फर्जी है। साले 5 रुपए के 10 रुपए मांग लेते, फर्जी। गड्ढे में ऐसे चलाते हैं कि साला अगर हम प्रेग्नेंट हो तो साला डिलीवरी हो जाए एक्से में। वो साले गड़बड़ है, भ्रष्ट है, उनकी बातें क्यों नहीं होती? ज्योतिष के पीछे कोई लठ लेके क्यों पड़े हो? सब धंधा कर रहे हैं भाई मेरे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बात ये है, ग्राहक कौन है? बात है ग्राहक कौन है। ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार दुकान ढूंढ रहा है। ठीक है। एक ज्योतिष ने कहा मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाबा जी का घंटा किस प्रकार बजाया जाता है जिससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसेगी। ठीक ठीक है। अब तुमने उससे तय किया ना, नहीं बरसी, उसके घर बरस गई, उसके घर बरस गई, ठीक है। अब मान लो कोई मेरे पास आ जाए, मैं उससे पूछूं कि ज्योतिष का तुम्हें लाभ तभी हो सकता है जब तुम्हें स्वयं भी ज्योतिष आता हो। अब वो चक्कर में पड़ जाए। ये कैसे होगा? बोलेंगे हमें तो आप शॉर्टकट बता दो। तो शॉर्टकट तो फिर ये है कि तुम्हारे बारे में हम स्टडी करेंगे, तभी तो बताएंगे। बिल्कुल। अब स्टडी करेंगे तो समय देंगे, टाइम चाहिए, तो समय का मूल्य होता है, तो हम वो मूल्य लेंगे। अगर आपको हमसे स्टडी करवानी तो मूल्य दीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूं खुद स्टडी करिए। नहीं, यहां तक मैं समझ गया, आप ये बात समझे। ठीक। वहां तक ठीक। देखो सामान्यतः सब जगह ये चीज चर्चा में है कि ये धंधा मचा रखा, डॉक्टरों ने धंधा मचा रखा, ज्योतिषों ने धंधा मचा रखा, नेताओं ने धंधा मचा रखा। आखिर इन धंधों के में फंसने वाले लोग कौन हैं?
इस पे भी तो बात होनी चाहिए ना। इस पे बात नहीं होती। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, नहीं बात करते ना, ये सब सुलभ है। हमें भी तो आसानी वाले बाबा चाहिए, घंटा ताबीज वाले बाबा चाहिए, हिमालय में भेज के कोई 10 साल साधना कराए, वो वाले चाहिए भी तो नहीं ना हमें। वो वाले चाहिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सत्य। तो जब तुम्हें सोना चाहिए, हाँ, तो भाई सीधी सी बात है, 1,32,000 रुपए के हिसाब से आज है, पेमेंट दो, ले लो, ठीक है, नहीं तो सोना ले लो, तकिया ले लो, सो जाओ जाके। सो जाओ। हाँ, ये सोना ही तो सीधी लेना बात, है। बिल्कुल। ये तरीका ठीक है। तो ये मेरा तो सीधा सा है, हम्म, दो व्यक्तियों ने आपस में व्यापार किया, ठीक है, गिव एंड टेक है ना। भाई पंडित जी ने ज्ञान दिया, तुमने पंडित जी को रुपए दिए, गिव एंड टेक है। ठीक है। भाई व्यापार में किसी एक को तो लाभ होता है, देखो, बहुत कम ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें दोनों को लाभ होता है। बिल्कुल। तो आप ये समझ लो, आपके व्यवहार में दोनों का लाभ हो गया, सो फार सो गुड। नहीं हुआ तो समझ लो एक को लाभ हुआ। व्यापार तो सब कर रहे हैं, व्यापार तो सब कर रहे हैं, बिल्कुल। वो बाबा जी को क्यों तलाश रहे, वो खुद ज्योतिष क्यों नहीं होना चाहते? वो खुद ज्योतिष क्यों नहीं होना चाहते? हो जाओ ना ज्योतिष। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब बातें इसीलिए तो मुझे इंटरेस्ट नहीं। आप अगर किसी का समय लेंगे तो आप उसके समय का मूल्य देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। भाई मेरे जीवन में एक बार बड़ी प्यारी घटना घटी। उस समय मैंने लाइब्रेरी एक खोल रखी थी, ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि कौन नहीं, क्या नहीं, किसकी लंबी कहानी सुनाऊंगा, नहीं। ठीक। एक लाइब्रेरी खोल रखी थी, बुक रखी होती थी, कुछ लोग आते थे, खरीद लेते थे, है ना। वो कारोबार मेरा जो था वो अलग था, लेकिन लाइब्रेरी वहां लगा रखी थी किताबें। तो एक बार एक लड़का आया और कहने लगा मुझे किताबें खरीदी। तब मुझे स्वामी जी करके बोलते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे किताबें चाहिए। मैंने कहा देख लो बेटा। उसने देखी, लगभग 1,000 रुपए की किताबें थी। तो जब वो किताब उसने लेने लगा तो मुझसे कहने लगा स्वामी जी आप तो देखो सच बोलते हो, इतने ईमानदार आदमी हो आप, तो आप हमें बताओगे कि इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है? तो हमने कहा 40%। तो बोले 40%, तो स्वामी जी बहुत कमीशन हो गया। 10-12%। तो मैंने कहा ये कौन सी रोज बिकती रहती, तुम जैसे चूतिया महीनों में एक आध बार फंसता है आके। तो मैंने कहा रोज थोड़ी बिकती है, परसेंट भी ज्यादा है। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा 40% है। तो बोले स्वामी जी 400 रुपए बच रहे हैं आपको। हमने कहा हाँ। तो कहने गए कि छोड़ दो यार स्वामी जी। हमने कहा छोड़ दी, 600 दे दो। उसने 600 दिए और जाने लगा। हमने कहा रुको बच्चों, एड्रेस अपना। बोले एड्रेस किस लिए? मैंने कहा देखो बेटा, मैंने ये रखा 400 रुपए मुझे बचते, मैं आज शाम को अपनी बेटी के लिए कुछ लेके जाता, कुछ अच्छा सा पत्नी के लिए कुछ ले जाता, खुश होते बच्चे। अब तुमने तो दिए नहीं, तो घर जाऊंगा बच्चे बाल नोचेंगे। ऐसी तुम तो मेरे आदर्श हो गए, धीरे धीरे मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। ठीक है। तो मेरी पत्नी जो है मुझे गालियां देगी, बच्चे जो है कपड़े फाड़ेंगे। तो मेरे पास दो ही रास्ते पड़ेंगे, या तो मैं डकैत बन जाऊं और या मैं भिखारी बन जाऊं। ठीक है सर। तो भिखारी बनना मेरे स्वभाव में है नहीं। ठीक है। तो डकैती ही मुझे जस्ती है। जस्ती है। तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा पहला। ठीक, इसलिए एड्रेस लिखवा रहा हूँ। क्या बात है। तो अगर तुम किसी व्यक्ति को उसका पारिश्रमिक नहीं देते हो जो कि देना चाहिए, और उस कंडीशन में तुम्हारे घर कभी डकैती पड़ती है, तो भूल के मत सोचना कि वो डकैत कारण है। बिल्कुल। तुमने कुछ किया होगा इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था के तहत, ऐसा कहीं घट गया होगा कि कोई एक बन गया, कोई एक बन गया और ये आप चूक जाते हैं उसमें। बिल्कुल। इसीलिए मैंने अपने पिता को देखा। मेरे पिता कभी भी उनके यहाँ कोई भिखारी आया, क्योंकि मुझे भिखारी अच्छे नहीं लगते, मैं भगा देता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता कोई भी भिखारी आता था, वो उसे कुछ देते जरूर थे। वो 50 पैसे हो उस समय के हिसाब से, 25 पैसे हो, 1 रुपया देते जरूर थे। मैं नाराज होता था। मैं अपने पिता से कहता था, मैं कहा यार तुम क्यों देते हो भिखारियों को? तो कहते थे बेटा देना चाहिए, क्या पता किस परिस्थिति में हो, देना चाहिए। तो अगर कोई भूखा है, हो सकता है वो बहुत भूखा हो, तो अगर तुम्हारी चवन्नी देने से उसकी भूख मिटती है, तो हो सकता है उसका हत्या का विचार भी मिटता हो। कितनी बड़ी ये बात है सर। अब ये बात इतनी सी सब आप मालूम है, यहाँ सखा परिवार है हमारा। अब आज एक सखा परिवार की बात बता रहे हैं, जो कि पॉडकास्ट में आनी चाहिए अब तो। ठीक है, बिल्कुल चर्चा हो। सखा परिवार में जितने भी बच्चे रहते हैं, उन सब बच्चों के हर चीज का ख्याल में रखता हूँ। ठीक। उनके कपड़े, उनके खाने की व्यवस्था, सभी चीजों की मैं ख्याल रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना कर सकूं बेहतर।
और मैं हमेशा ही, क्योंकि सखा परिवार मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं समाज के बीच एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं कि ऐसे भी रहा जा सकता है बिना खून के रिश्तों के। ठीक है। तो अभी हमने कुछ महीने पहले से एक चीज शुरू की कि सब कुछ हम करते हैं उनके लिए, एवरीथिंग, उसके बावजूद भी मैंने महीने में उनको 1000 रुपए पॉकेट मनी देना शुरू किया। ठीक है। हम नेता भी अभी तक 1000 रुपए हर एक को नहीं दे रहे हैं, नहीं दे। मैं 1000 रुपए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दिया कि हो सकता है किसी के अंदर या कुछ विशेष खाने का किसी दिन मन कर जाए तो ये खा तो वो खा सकता है जाके, कुछ उसको और कुछ जरूरत हो जिसे वो कह नहीं सकता तो हो सकता है वो उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है। तो अब मैं यहां तक करता हूं। तो समाज में भी हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें हैं, और अगर समाज में अपराध घट रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके संबंध में, जैसे मेरा मानना है कि पुराना समय बहुत अच्छा था जब दो चीजों का बहुत ख्याल रखा है धर्म ने। तो पहला तो धर्म ने ख्याल रखा कि लोगों के भोजन का, इसीलिए हर मंदिर में भंडारे वगैरह की व्यवस्था होती थी। और दूसरा सेक्स का भी ख्याल रखा कि बहुत से सन्यासी सेक्स से पीड़ित होते थे, इसलिए जो थी वो हाँ बिल्कुल वो तैयार की जाती थी देव कन्याएं उनको कहा जाता, उनको तैयार किया जाता था। तो कितना संपन्न समाज रहा होगा, सोच की दृष्टि से आप देखिए कितना संपन्न समाज रहा होगा। अच्छा सर, आज अगर हम इन सब चीजों को देखें तो ये बड़ी रूढ़िवादी लगती है, लोग ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बोले मैं आज ही बात कर रहा था, मैंने कहा था आने वाले समय में जैसे चाइना में अभी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो बिना ड्राइवर के चलती जी, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वो सब इसी से चलने लग जाए। फिर हो सकता है एक 100-200 साल बाद एक बच्चा पैदा हो और उससे कहें कि पहले के लोग अपने आप गाड़ी चलाते थे, अपने आप चलाते कितने गरीब लोग थे, धक्का लगाते वो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ तकलीफ होगी उसको उस समय। तो ये सोचने की बात है। आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या तकलीफ में हूँ, लेकिन 200 साल बाद बड़े लोग सोचेंगे कितना मेहनत करते थे, कितना कष्ट में था ये, कि कष्टपूर्ण बात। कोई रो सकता है इस कल्पना के साथ, दहाड़ मार के रो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो है बिल्कुल हो सकता है, गाड़ी चलाते हाँ कि कष्ट, हाँ फिर कोई अम्बेडकर पैदा हो, हाँ उस समय कि बड़ा शोषण हुआ है हमारे अतीत में, बड़ा शोषण होता आया है कि स्वामी जी हैरियर चलाते थे, स्वामी जी थार चलाते थे, भाई वो उनके शोषण क्या वक्त, ब्लड रिलेशन ही नहीं मानते थे स्वामी जी। स्वामी जी कहते थे कि दूर के रिश्ते हम परिवार बनाएंगे, ऐसा बोल देते थे। नहीं वो तो अभी आप मुद्दे से नहीं भटक रहा था, उन्हीं का बात में भटक। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, बड़ा प्यारा सा परिवार बनाया आपने, सच्चाई है सर? क्या ब्लड रिलेशन ही रिलेशन होता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हम समग्रता में इसकी तो वकालत खुल के होनी चाहिए सर, और मैं तो आग्रह करूंगा। रिश्ते वो कीमती नहीं होते जो तुम्हें बिना प्रयास के मिलते हैं, रिश्ते वो कीमती होते हैं जो तुम अपने पसीने से खून सींच के बनाते हो। बिल्कुल, जो फोकट में मिल गए ना उनकी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल, और उन्हें आप धोते हो, बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि एक इंसान जो रिश्ते उसे बिना प्रयास के मिल गए वहां तो जूता खा के भी रह देता है, जूता खा के भी रहता है, बिल्कुल सच है सर। और यहां 100 बार प्रेम करो, एक बार अगर गाली दे दो तो बुरा लग जाता है जी, मुश्किल काम है, और संभल के रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थैला लेके चल देंगे लोग। जबकि होना उल्टा चाहिए, बिल्कुल, जबकि होना ये चाहिए जो कि मेरी अपनी समझ कहती है कि जहां प्रेम का संबंध हो वहां पे छोटी मोटी बातों का नहीं, आदमी को इंटेंशन पकड़नी चाहिए, किस आदमी ने क्या कहा, शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कहा वो सोच इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई दो लोग साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे की उस सोच को नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि कोई साथ में रह रहा है। जब कहते हैं प्रेम आत्मा के तल का होता है, तो आत्मा के तल का मतलब है कि जो सूक्ष्म भाव को भी पढ़ ले, सबसे पहले आत्मा होती है, जो सूक्ष्म भाव को भी पढ़ ले भाई, सबसे पहले भाव होता है, उसके बाद विचार होता है, उसके बाद कर्म होता है जी। उसी प्रकार पहले आत्मा होती है, उसके बाद आत्मा के लिए आयोजन होता है और उसके बाद शरीर निर्माण होता है। ठीक है, तो कीमती तो आत्मा है ना, सबसे ज्यादा बेस में तो वो है, बिल्कुल केंद्र में। तो यदि कोई किसी के रिश्तों में वो कर्म क्यों करता है,
उसकी गहराई नहीं पकड़ पा रहा, तो फिर वो आदमी नहीं। मैं चाय का होटल चलाता था जब जिस समय, तो उस समय एक बार सुबह की बात है, एक लड़का मेरे पास आया, क्योंकि हम लोग होटल चलाते थे, वहां पे पुड़िया और ये सब भी बिकता था जैसे कि जनरली होता है। ठीक है। तो सुबह सुबह एक लड़का आया और कहने लगा कि भैया एक चाय दे दीजिए और एक सिगरेट दे दीजिएगा। तो मैंने उसको चाय दिया, एक सिगरेट दे दिया, उसने पिया और चला गया। सुबह सुबह की बात थी, मैं झाड़ू ही लगा रहा था, सुबह सुबह आया मैं, ठीक। वही लड़का दोपहर में फिर 2 बजे के आसपास आया, उसके साथ 2-3 लड़के और थे। अच्छा। और वो तनाव से भरा हुआ था, और वो तीनों चारों बैठे, और सुबह तो एक ही चाय बिकी थी, अब तो 4 चाय बिक रही थी। बनिया के हिसाब से तो मुझे लालची होना चाहिए, लेकिन उस लड़के ने मुझसे ऐसे कहा, भैया 4 चाय बना देना और 2 सिगरेट दे दो। ठीक है। तो मैंने कहा भैया चाय मिल सकती है, लेकिन हम यहाँ सिगरेट पीना अलाउड नहीं करते। ठीक है। तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, सुबह तो मैं पी के गया। सुबह तो मैं पी के गया। तो मैंने कहा सुबह तुम जो आदमी थे वो अब नहीं हो। क्या बात है। सुबह तुम जो आदमी थे वो अब नहीं हो। तो ये बात तभी समझ सकता हूं जब मैं उससे भी, यानी कि कस्टमर से भी मैं आत्मा से कनेक्टेड होता था। क्या वाकई से इतने लोग यहाँ रहते हैं वेलनेस में, आपसे सब कनेक्ट हो पाते हैं? वो जाने अपनी, लेकिन मैं तो कनेक्शन में है। मैं तो किसी भी बच्चे को चलता फिरता देख के मैं महसूस कर सकता हूं कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा। ये बात अलग है मैं उन्हें बोलूं ना बोलूं, बात करूं ना करूं, ये मेरी अपनी विवेक पे होता है। ठीक, हाँ, समझ पाते हैं कि कई बार मैं जानता हूं कि गड़बड़ चल रही है, छोड़ दे। अच्छा, तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं या वो नहीं, वो मेरा अपना, मैंने फिर कहा वो मेरी अपनी समझ है। कई बार देखो किसी भी अभिभावक का, मैं अभिभावक हूं ना इस परिवार का, बिल्कुल, किसी भी अभिभावक का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि वो बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने दे। ठीक है, बिल्कुल। मेरे पिता मुझे एक चीज सिखाते थे और मैं चाहता हूं कि मैं वैसा ही पिता बनूं। वो कहते थे 3 तरीके के पिता होते हैं। एक बच्चा छत पे वो चढ़ गया है दीवार पे, वो उसको डांटते हैं, उतर उतर नीचे उतर। ठीक। तो ऐसे पिता बच्चे को डरा रहे हैं। दूसरे पिता वो होते हैं जो बच्चा चढ़ गया है तो उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाते हैं, तो वो बच्चे को अपने सहारे पे जीना सिखा रहे हैं। ठीक है। मेरे पिता कहते थे कि अगर कोई बच्चा चढ़ गया है तो पिता का फर्ज नहीं है कि उसे चिल्लाए, ना ही उसकी उंगली पकड़े, ठीक है, बल्कि नीचे गद्दा बिछा दे। अगर वो गिरेगा तो कम चोट लगेगी। तो एक अभिभावक होने के नाते पहला मेरा फर्ज होता है कि हमारे यहाँ रहने वाले बच्चे खुद समझदार बने। ये जो सर सोच है ना, ये हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। क्या ज्योतिष से देश की अर्थव्यवस्था भी नियंत्रित की जा सकती है सर? यार पहले तो बात ना, यार ज्योतिष को हर जगह लोग पंगा कर देते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप देश के बारे में कुछ बताइए, अगर आप ज्योतिष हैं तो। अच्छा, जैसे ज्योतिष का कोई काम नहीं है ना, वो मतलब आप उसे पूछो टट्टी फेरने को आए, बताओ किस टाइम पे फिरे हैं, तो अब ज्योतिष तो टट्टी फेरने को बताया है ना। मैंने कहा चलो बता भी देते हैं। मैंने कहा ये बताओ देश पैदा कब हुआ? बताओ भाई, ये दर्शक भी बताएंगे, आपको सुन रहे आप लोग बताएं देश कब पैदा हुआ, कृपया और हम इसकी कुंडली बताएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सन 47 को। 47 को भाई उस दिन तो आजाद हुआ था। सही। मैंने पूछा पैदा कब हुआ था? आप सर एक अच्छे एक्टर भी हैं। ये आत्मा के साथ सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, एक फिक्स कॉम्बो, वो क्या बोलते हैं उसको, पैक जो बन जाता है ना, कॉम्बो पैक। जो अभिनय नहीं कर सकता वो जीवन को अभिनय की तरह जी भी नहीं सकता। बहुत शानदार सर। अब नटेश्वर हमारे यहाँ प्रतिमा होती है जिसकी हम पूजा करते रहे, और एक इतिहास रहा है पूरा, नाट्य रूपांतरण के लिए जाना जाता है। देखो धर्म सभी लोगों के पास गंभीरता के रूप में रहा, एक कृष्ण ही है जिन्होंने धर्म को खेल बताया। मैं भी खेल ही बताता हूँ और खेलता हूँ खूब। बस कहते गीता नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, लोग फिर बेचैन हो जाते हैं, सिर खुल जाते हैं। क्यों पढ़ी? बोलेगा जब कृष्ण ने नहीं पढ़ी। हाँ, ये एक लॉजिक। तो मैं क्यों पढ़ूं? हाँ बोलो, आगे देख लो। कृष्ण ने गीता दी, लेकिन कृष्ण ने पढ़ी गीता नहीं थी।
अब ये अंदर का भी कुछ निकल रहा है, बैठा नहीं जाना चाहिए। पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हाँ, हैं कोई सर, बात नहीं, तो उनको ये भी शॉर्ट में ये भी आएगा। हाँ। ये सर गीता पढ़ी नहीं कृष्ण ने। गीता पढ़ी नहीं, हाँ बोली है। बोलिए। आप अगर चाहो तो मुझसे गीता बुलवा सकते हो, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। कर्मयोग को कैसे देखते हैं जो गीता में कहा गया सर? कर्म ज्ञान योग पे बात करते हैं आप लगातार, अभी आपने कहा कि मैं ज्ञान योग को बहुत महत्व देता हूँ। देखो, कर्म योग इंसान की मजबूरी का योग है। ठीक है। कर्म योग मजबूरी का योग है। कर्म से आप वंचित नहीं रह सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं कर्म मजबूरी का योग। कर्म से आप वंचित नहीं रह सकते। वंचित नहीं रह सकते। ठीक है। या तो करोगे या नहीं करोगे। जैसे आपने भोजन कर लिया, ठीक है, ठीक। तो भोजन करना आपकी मजबूरी है। ठीक। अब आप कहो कि मैं इसको त्याग नहीं करूंगा, डाइजेस्ट नहीं करूंगा। नहीं, आप इससे कहो त्याग नहीं ठीक करूंगा, है। त्याग के लिए मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, तो ये अपने आप निकल अपने जाएगा। आप हो जाएगा, बिल्कुल। तो कर्म जो है वो इंसान की मजबूरी है। मजबूरी है, वो करना ही होगा। ये कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कर्म तुम्हें लगता है कि तुम नहीं करते हो, वो कर्म भी हो रहे हो। वो भी कर्म है। अगर तुम नहीं करते हो तो वो भी कर्म वो है। भी कर्म ही है। बिल्कुल। इसको और गहराई से समझाने के लिए सर आपको क्या लगता है, इससे क्या सीख मिलती है? मतलब मुझे किससे? कर्म से। मैं कर्म नहीं करता हूँ फिर भी कर्म होता है, ये प्रकृति के बंधन की बात होगी। प्रकृति है जो सहजता से अपने कर्म कर रही है, ऐसा? देखो, पहली बात तो कर्म को ही लोग नहीं समझते। हाँ, इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें। कर्म के तीन तल हैं। एक तल है जिसमें हम शरीर की जरूरतों के लिए जो काम करते हैं हम उन्हें कर्म की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। शरीर क्योंकि वो शरीर की जरूरतों के लिए है। एक कर्म है जो हम अपने मन के लिए करते हैं। मन के लिए। मन के, जैसे कि हमें कपड़े खरीदने हैं, जो संसार, हमें संसार के काम करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो जीनी है। तो ये जो है ये भी मन के तल के कर्म में आते हैं। ठीक है। लेकिन ये कर्म कहना नहीं है, ये काम है। काम है। मन का काम, मन का उपद्रव कह सकते हैं। कर्म क्या है वो चाहता है, जो गीता जिस कर्म की बात। हाँ, उस कर्म की ओर। समाज की उन्नति के लिए किया गया कार्य, ठीक। समाज की उन्नति के लिए किया गया काम जी, कर्म की श्रेणी में आता है। उसके अतिरिक्त कोई भी कर्म की श्रेणी में नहीं आता। ठीक। जैसे एक आदमी कहे कि एक आदमी मसूर की दाल बेचता है बाजार में, उसने बड़ा लाभ कमाया और अगली बार सब मसूर की दाल बो दे, तो वो कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन बाजार में एक चीज की कमी है, उसको कोई लाके पूर्ति करता है, वो कर्म की श्रेणी में आएगा। और समाज की उन्नति के लिए गए कार्य कर्म की श्रेणी के साथ साथ उस इंसान को भी कर्म का अच्छा रिजल्ट देते हैं जो उसको करता है। एलन मस्क नया कुछ कर रहे तो वो धन कमा रहे। दुनिया में जो भी आदमी नया कुछ करता है वो हमेशा आनंदित रहता है, और जो लोग दूसरे को देख के कुछ करते हैं वो दुखी रहते हैं। मैं अपने तरीके से काम करता हूं, मैं आनंदित हूं। क्या बात, अपने तरीके से कुछ ना कुछ खोपेच करता हूं। अब मुझे देख के कोई कहे कि मैं भी एक सखा परिवार बना लूं, वो बड़ा दुखी होने वाला, वो बहुत परेशान होगा। हाँ, उसको अपने तरीके का बनाना चाहिए, अपनी विचारधारा के तहत, है ना, लेकिन किसी को देख के नहीं। हाँ, दूसरे से सीख के, देखो, अतीत से सीख के अपने भविष्य का निर्माण कर लो, ये समझदारी का विषय है। कुछ भारी भरकम शब्द हैं सर इस हिंदुस्तान की जो कानों में गूंजते रहे हैं, मोक्ष, मुक्ति, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। अब जो आत्मा का ज्ञान क्या वाकई लिया जा सकता है या सिर्फ स्वयं के ज्ञान की बात हो रही है? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा किसी को? अपना ज्ञान तो होगा ना, वही आत्मा का ज्ञान है। वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान, अपना आत्म माने आत्मज्ञान, ये मैं की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, अपने की बात हो रही है। तो जैसे व्यक्ति अपने ज्ञान की जब अवधारणा जो समाज में सीखता है, मैं फिर वही बात, अपना ज्ञान है तो समाज से कहां सीखेगा? अपना ज्ञान है तो समाज से नहीं सीखेगा। तो अपने ज्ञान है तो समाज से कैसे सीखेगा? ये विचित्र बात है। विचित्र क्या बात है? इसमें भी क्या विचित्र बात है? हम एक आओ समाज रोटी खा ले, ये कोई बात नहीं, रोटी हमें खानी, हम खाएंगे, समाज क्या रोटी खा ले? आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, बात खत्म। इसमें क्या सीखना? और सर आगे की क्या तैयारियां हैं और क्या देख रहे हैं? किसकी? वेलनेस को लेकर के, सखा वेलनेस को। नहीं, मेरी कोई तैयारियां नहीं है, मैं वर्तमान में जीता हूं।
मेरी कोई तैयारी नहीं है। मुझे जो जितना दिखता है कि अभी 2 दिन बाद ये होना है, बस ठीक है। अभी तैयारी ये है कि पीछे वो एक हॉल है, उसका फर्श करवाना है। अच्छा, बस इतनी सी तैयारी, काम चल रहा है, बस इतनी, नहीं काम ही मतलब बहुत करवाना है, इतनी सी तैयारी बस। इतनी सी तैयारी है जी। अच्छा सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं चीजों को ले जाने का प्रयास कर रहा मेरी शुरुआत मेरे पिता माँ संभोग कर रहे थे, वहां से होती है। मतलब वहां से बीज अंकुरित होता है और अचानक सखा परिवार में साहब कैसे, एक यात्रा तो रही होगी ना सर? ये यात्रा तो बहुत लंबी है। हाँ, उसके कुछ अंश सर दर्शकों तक पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा नहीं, है। क्या क्या अंश? जो भी पड़ाव बीच के रहे, एजुकेशन थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो, एजुकेशन मेरी ज्यादा नहीं रही। एजुकेशन मेरी सही मानों में केवल 5th तक हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ, 6 से हमने क्लास छोड़ना सीख लिया था। भाग जाते थे क्लास छोड़ के, पढ़ते नहीं थे, क्रिकेट खेलते थे। बुद्धि प्रखर थी। जब पेपर होते थे आखिरी समय में गाइड पढ़ लेते थे, पास हो जाते थे। फेल कभी नहीं हुए। फेल कभी? हाँ, ये पुरखों का आशीर्वाद है, फेल कभी नहीं हुए। 12वें में आत्मज्ञान आया कि छोड़ दो पढ़ाई, बकवास। अच्छा, 12th के बाद? हाँ, छोड़ दी, नहीं करनी पढ़ाई। तो सर, अरेंज मैरिज थी आपकी, लव मैरिज थी? ये भी एक रहस्य है, इस पे पूरा एक वीडियो है, वो वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा यहाँ पे, वो देख लें, क्योंकि रहस्यपूर्ण बात है। अच्छा। हाँ, वो अभी भी खोज में है लोग की, मतलब लव मैरिज थी कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा। हाँ, तो वो इन्हें भी दे दीजिएगा पर्सनली, और डाल भी दीजिएगा, तो उस पर बात नहीं करते। हाँ, और सर, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई आपने पूछी, मैं बता दी आपको कि मेरी इंटर तक जो है वो हुई है दुनिया की नजर में, वो भी फिर मैं बकवास लगती है। पढ़ाई वढ़ाई का आदमी मैं हूं नहीं, और अच्छा हुआ नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? बोले आप जैसा होता तो उधर बैठा होता। मतलब इधर बैठना गलत होता है क्या सर? नहीं, अगर पत्रकार होना गलत होता है क्या? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, फिर इधर क्यों? मतलब ऐसे आप नहीं, इधर होता, फिर मैं किसी आदमी को ढूंढ रहा होता, किसी सखा को ढूंढ रहा होता, तो मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। और ये सब वहीं से अब देखिए, आप ये दोनों तरफ खेलते हैं। ये आपका क्या है ना, आपकी बॉल अब डिमोटिवेशन वाली प्रक्रिया। नहीं, डिमोटिवेशन वाली क्या प्रक्रिया? अच्छा बताइए, मैं इधर बैठा हूँ, एक बात बताइए, यहाँ बैठना गुनाह तो नहीं होता? नहीं, मेरे लिए सवाल की बात, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसे अपने से क्यों ले रहे हैं जी? अगर मैं कह रहा हूँ वहां बैठना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो ले सकते हो, कितनी अच्छी बात होती है कि आप साथ बैठो। हाँ, नहीं, कितनी अच्छी बात होती, सखा यहाँ पे होते। आप इसको ये क्यों नहीं ले पाए? इसको आप ये क्यों नहीं ले पाए कि सखा कितने खुश होते हमारी जगह बैठ के? आपने इसको खुद उल्टा, आपको इतना लोगों ने डिमोटलाइज किया कि आप वही हो रहे हो। ऐसे ही सोच रहा था। हाँ, मत सोचिए, आप वो सोचिए कितनी अच्छी बात होती, सखा फिर यहाँ होते। कहने का अर्थ ये है कि आज मैं किसी प्रकार की खोज में नहीं हूं, किसी प्रकार की खोज में नहीं हूं। हो जाती है तो एक अलग बात है, उसमें इनकार भी नहीं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आया हो, उसका आंसर मिल गया, बस वो खोज हो गई, लेकिन मैं क्वेश्चन लेके ढूंढ नहीं रहा। हाँ। तो ये मैं इसलिए हो पाया हूं क्योंकि मैं वो पढ़ाइयों से मुक्त हो गया। ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि यदि मैं उन्हीं पढ़ाइयों में अटका होता तो अभी भी मेरे पास बहुत सारे प्रश्न होते जिन्हें लेके मैं खोज रहा होता, जो कि मेरे पास नहीं है। जो नए आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं सर, वो कहां से शुरुआत करें? नहीं, मेरे साथ जुड़ने के लिए किसी को शुरुआत करने के लिए, ये देखो मेरी बातें सुनो, मैं तो सभी कुछ बोल रहा हूँ। हाँ। छुपा कुछ रहा नहीं। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा होना, देखो मैं भी हैंड मास का हूं, आप भी हैंड मास के हैं, आप भी लगभग मेरी जितनी हाइट के हैं, और लगभग मैं सामान्य रूप से सब इंसान हैं। ठीक है। तो यदि मैं इस तरीके का जीवन जी सकता हूं तो आप भी जी सकते हैं। कोई अनूठी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को कह रहा हूं। तो अब ये तो उसको फैसला लेना है कि मेरे जीवन से सीख के वो उसको कहाँ उपयोग में ला सकता है, मेरी किस बात से वो फायदा उठा सकता है, और वो उठा ले। ये उसके बोध के ऊपर निर्भर, ये उसके बोध के ऊपर है। 100% लोग मेरी बात का फायदा ना उठा सकते हैं, ना उठा पाएंगे, और ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ जिसे 100% लोग अच्छा माने। आपकी वीडियो देख रहा था, आपने कहा कि लोग अक्सर आध्यात्मिक लोगों को मृत्यु के बाद याद करते हैं, शायद अपनी बेटी को आप समझा रहे थे, तो ऐसा क्यों है सर? या नेचर वाइज गलती है? नेचर वाइज नहीं होती, असल बात ऐसा होती है जैसे भी हम लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलें, ठीक है, और मैं एक गेंद पकड़ूं, खेल लेते है ना, ठीक है, ये लीजिए सर, लीजिए, अब मर गया, ठीक, बात खत्म हो गई। अब आप वॉलीबॉल का इंतजार करते रहोगे। तो बस इतनी सी खेल है। जब कोई व्यक्ति ताने मारने के लिए नहीं बसता, निंदा करने के लिए नहीं बसता,
तो फिर बस उससे प्यार ही हो सकता है। मैं तो इस निष्कर्ष पर इसीलिए मरे हुए व्यक्ति को स्वीकार करना ज्यादा आसान है, जीवित व्यक्ति को स्वीकार करना आसान नहीं है। क्योंकि जीवित व्यक्ति हार सकता है, जीवित व्यक्ति के साथ धोखा खाने की उम्मीदें हैं, जीवित व्यक्ति कभी को कड़वा बोल सकता है, मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, उनसे प्रेम हो सकता है। तो समाज की चालाकी है या ये पूरी मनुष्य जाति, ये तो हमारी ये इनबिल्ट प्रोग्राम है। अच्छा, ये इनबिल्ट प्रोग्राम है। तो वो समाज, हर जगह समाज को भी नहीं लाना चाहिए। हम सब जो है ना एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है। तो एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, हाँ, एवोल्यूशन प्रक्रिया। उस एवोल्यूशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, हजारों जन्मों से हम सीखते आ रहे हैं। अच्छा, जो जन्म नहीं मानते, जो लोग कहे जन्म हम नहीं मानते, जेनेटिक तो मानते हो ना? जेनेटिक, हाँ। तो जेनेटिकली हम लेते चले आ रहे हैं। हम जेनेटिकली कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते चले आ रहे हैं, जैसे और वो सारी इंफॉर्मेशन भय की इंफॉर्मेशन है, लड़ाई झगड़े की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। वो है ना, हर समय हमारे सेल्स मर रहे हैं, अंदर मर ही रहा है लगातार, पैदा भी हो रहा है लेकिन मरने का परसेंटेज सदा ज्यादा है, क्योंकि अंत में हम मर ही जाते हैं। तो हमारी जितनी इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में, वो ज्यादातर दुख की इंफॉर्मेशन है। तो दूसरी तरफ यह है कि दुखों को भूलने की हमारी प्रवृत्ति भी है। ठीक है। देखो, हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। दुखियों से कंपैरिजन करने की एक कला है। अब जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क चीन भी है, हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क जो है वो पाकिस्तान भी है जी। अब पाकिस्तान में कभी जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, बढ़ा नहीं, कभी नहीं दिखाते। जैसे आप हो जी। आप कल सुबह घूमने निकलो और हाथ पे पट्टी बांध लो, ठीक, हाथ टूट गया, ठीक है, और लोग एकदम जो है, और भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, हर आदमी मोहल्ले का आपकी कहानी सुनेगा। ठीक है, घटना है ना, दिख रही है। हाँ। और आप ऐसे 10 लाख रुपए हाथ में लेके ऐसे जाओ बाजार में, बोले और कहां जा रहे हैं? कुछ नहीं, मार्बल लेने जा रहे हैं, मकान बन रहा है 10 लाख रुपए का। देखें आपसे कोई बात करता है, देखें कोई हालचाल लेता है, मार्बल ये वाला लाओगे, कौन सा लाओगे, कोई बात नहीं करता। तो इंसान के अंदर ये एक है कि वो दुखों को देखता है। दूसरी तरफ अपनी स्मृति की बात करें जी, तो स्मृतियों में वो दुखों को भुलाता है, स्मृति में वो सुखों को याद रखता है। जैसे आप किसी से प्रेम करें जी, और उसने आपको बहुत पीड़ा दी हो, आप याद नहीं करेंगे। अगर वो आप उसे भूल गए, वो आप उसका ब्रेकअप हो गया, तो आप उसकी जो पीड़ाएं हैं वो याद नहीं करेंगे, बिल्कुल। आप उसके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे याद करेंगे जी। तो मन को अच्छे की भी तलाश है। ठीक। तो जीवित रूप में वो कंपेयर करता है हमेशा दुख से। अच्छा, जीते जी। हाँ, जीते जी। ठीक। सुखी आदमी से तो उसे जलन होती है, दुख से वो, दुखी से वो खुश होता है, खुश होता है अंदर ही अंदर। हाँ, हाँ। और यादों में वो आनंद से और सुख से और इन सब स्मृतियों से अच्छा महसूस करता है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी केवल स्मृतियां होती जी, तो बुरी स्मृतियां होती नहीं, तो अच्छी स्मृतियां बनती। ठीक है। और अच्छी स्मृतियों के मंदिर बनते हैं, अच्छी स्मृतियों के मंदिर बनते हैं। ठीक, इसलिए होता है ऐसा। तो कहानी के माध्यम से आपने बताया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये चर्चा अंतहीन हो सकती है, और जब आप सखा के साथ बैठे हो तो ना टाइम की कोई सीमा है और ना शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है सर शब्दों की। थोड़ी बहुत में अभी हमने बच्चों को बता दिया कि कहीं निकल जाए ना अमर्यादित बात तो बीप 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 कर देंगे, ये कर देना सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।